हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जो कि आपको समस्त हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं आपके समस्त विषय कक्षा 6ठी से या 7वीं से लेकर 12वीं, जिसके अंदर एक एक प्रश्न, एक एक प्रश्नावली, एक एक उदाहरण या फिर एक एक कॉन्सेप्ट सभी आपको पढ़ाया जाता है, चैप्टर दर चैप्टर, कॉन्सेप्ट दर कॉन्सेप्ट, टॉपिक दर टॉपिक, और वो भी पूरी तरह से फ्री। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि आप इतने लेक्चर के बाद या उतने लेक्चर के बाद कुछ पैसे दीजिए। इन शॉर्ट, ये सब कुछ पूरी तरह से फ्री है। आइए शुरुआत करते हैं। आज संबंध और फलन, जो कि 12वीं कक्षा का टॉपिक है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 संबंध और फलन, 12वीं कक्षा का पहला अध्याय, और इसमें हम जानेंगे व्युत्क्रमणीय फलनों के बहुत से सवाल, और उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आएंगे और आप इन्हें समझने की कोशिश भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वन बाय वन आपको बहुत से सवाल पढ़ने हैं, बहुत से टॉपिक पढ़ने हैं, जिनको आपको डिस्कस कराया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आती है, जहां पर फलन जो है उसका व्युत्क्रमणीय निकालना होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और भी अभी भी हर सवाल के सवाल डिस्कस करेंगे कि हमने किस प्रश्न को कैसे किया। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न। मान लीजिए f 1 2 या 1 3 4 से 1 2 5 तक गया हुआ एक फलन है, और g 1 2 5 से 1 और 3 तक गया हुआ फलन है, जहां पर f और g निम्न प्रकार से परिभाषित है। GOF ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको कॉम्पोजिट फंक्शन GOF ज्ञात करना है। यह कैसे करेंगे, मतलब सीधा सीधा यह है कि अगर g में x की जगह fx रख दिया जाए तो क्या क्या मान होगा। इसे निकालने के लिए पहले f को समझ लीजिए। f दिया है 1, 3 और 4 से लेकर 1, 2 और 5 तक, और यह परिभाषित कैसे गया है, परिभाषित किया गया है यहां से लेकर यहां तक। आप समझ सकते हैं 1 2 3 5 और 4 1। इसका मतलब है कि f अगर इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसमें 1,2 है, 3,5 है और 4,1 है, तो अगर आप इसकी मैपिंग बनाने की कोशिश करें, इसका फोटो बनाने की कोशिश करें, तो कुछ इस प्रकार से आपको f दिखेगा, जो 1 3 और 4 से लेकर 1 2 और 5 तक उपस्थित रहेगा। और इसमें क्या क्या रहेगा, 1 2 से जुड़ा है, 3 5 से जुड़ा है और 4 1 से जुड़ा है। आप देख सकते हैं ये फलन एकेकी और आच्छादक है। एकेकी क्यों है, मैं बता देता हूं। अगर b के सारे अवयवों पर, या फिर इसे आप समुच्चय a कह दीजिए, इसे b कह दीजिए, एक फलन है f जो कि a से b में परिभाषित किया गया है। a समुच्चय में 1 3 और 4 अवयव हैं, b में 1 2 और 5 नाम के अवयव हैं। यदि समुच्चय b के अवयव पर जिस भी अवयव पर तीर आया हो, अगर वो एक ही तीर आया हो, तो फलन एक एक ही है। हर अवयव पर एक एक तीर है, बिल्कुल, तो यह फलन एक एक ही है। उसके बाद आच्छादक कैसे है, अगर b का कोई भी अवयव खाली नहीं है, मतलब b के हर अवयव पर तीर आए हैं, भले एक आए हो कि 2 आए हो, तो अपन उसे आच्छादक कहते हैं, तो यह आच्छादक भी है। ऐसे फलन को एक एक ही आच्छादक कहा जाता है, और ऐसा फलन जो एक एक ही आच्छादक होता है वो व्युत्क्रमणीय भी होता है, अपन आगे देखने वाले हैं। उसके बाद b नाम का फलन कैसे परिभाषित है, तो b नाम का या g नाम का फलन कैसे परिभाषित, तो g फलन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ये फलन 1 2 और 5 से लेकर 1,3 तक गया है। ऐसे कुछ 1,3 एक दूसरा समुच्चय है, और यहां पर g को परिभाषित ऐसे किया गया है कि g में 1 जुड़ा है 3 से और 2 जुड़ा है 3 से, और उसके बाद 5 जुड़ा है 1 से। चलिए फिर देखते हैं ये फलन कैसा है। अगर आप इसे b समुच्चय कहें तो इसे c समुच्चय कह सकते हैं। b क्यों, क्योंकि 1 2 5, यहां पर भी 1 2 5 है, तो आपने 1 2 5 लिख दिया, 1 2 5 तो b समुच्चय है, और ये 1,3 c समुच्चय है। अब परिभाषा कैसे दी है फलन की,
एक जुड़ा है 3 से तो ऐसे जुड़ा, 2 भी जुड़ा है 3 से तो ऐसे जुड़ा, और 5 जुड़ा है 1 से। क्या G नाम का फलन जो कि समुच्चय B से समुच्चय C में गया है एक ही फलन है? नहीं, क्योंकि B के एक अवयव पर 2 तीर आ चुके हैं। इसका मतलब ऐसा है कि G फलन में 1 और 2 दोनों पर मान 3 आ रहा है, इसलिए फलन एक ही नहीं है, आच्छादक है। हाँ, यहां और यहां दोनों अवयव जो समुच्चय C में थे वो कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब ये जो समुच्चय है वो या जो फलन है वो आच्छादक है। इस पर अपन सारी चर्चाएं कर चुके हैं। आपको GOF निकालना है, मतलब क्या करना है, ये B और ये B को ज्वाइन कर देना है और कुछ नहीं करना। GOF का मतलब क्या है कि जब अपन G में 1 2 3 की जगह ये फलन F को डाल दे तो क्या होगा। अब GOF कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं पहले पुराने लेक्चर में इसको बता चुका हूं। करना क्या होगा, आपको ऐसे मानना है कि A से लेकर B एक फलन गया था जिसे आपने F फलन कहा था, और B से लेकर C एक फलन गया था जिसे आपने G फलन कहा था। यही है ना। A फलन क्या था, A है 1 3 4 और 1 2 3, तो 1 3 4 1 2 3 1 2 3 और 1 और 3, यहां 3 की जगह 5 है शायद B में, यहां पर 5 है, ऐसा कुछ 1 2 5 1 2 5 और 1 3। अब अगर मैं यहां से इसकी मैपिंग फिर से बनाऊं तो ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है और अंततः ये इससे जुड़ा है, और इस केस में ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। अब इसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, GOF का मतलब क्या होगा। GOF का मतलब होगा कि जहां जहां G में X है वहां वहां आपने F रख दिया, ठीक है। मतलब आप जब G फलन में मान B के रख रहे थे, अब आप किसके रखेंगे, A के रखेंगे। तो सबसे जरूरी बात है कि GOF शुरू कहां से होगा, GOF की शुरुआत होगी A से और ये C तक जाएगा, और जाएगा कैसे, B के माध्यम से कनेक्ट होकर A से जाएगा C तक। अब देखिए यहां से 1 मिला, उसने 2 दिया, और ये 2 चला गया 1 पर। आप इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, आप इन दोनों को कह सकते हैं कि देखो ये तो दोनों एक ही चीज है। इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये वास्तव में एक ही चीज है, हमने इसको ऐसा कह दिया, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं यहां से, या फिर इसको थोड़ा सा और ऐसे समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने सबको हटाया, यहां 1 था, यहां 2 और यहां 5। तो क्या मैं ऐसे कह दूं कि 1 इससे जुड़ा था, उसने फाइनली 1 दिया, 2 इससे जुड़ा था, उसने 2 दिया, और 5 इससे जुड़ा था, उसने 3 दिया। तो ऐसा कहना कोई गलत होगा, नहीं होगा। यही GOF है, आपने G और F को क्लब कर दिया, G में जहां X आ रहा था उसकी जगह F रख दिया। तो यह फलन कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। और अगर GOF को लिखना चाहूं तो ऐसे मानो कि जब आपने F को 1 दिया, उस 1 ने दिया 2, और वो 2 किसको मिला, G को मिला, उसने दे दिया 1, तो 1 जुड़ा 1 से। उसके बाद यहां जब 3 दिया, 3 ने दिया 5, और 5 जुड़ा 3 से, तो 3, 4 गया 1 के पास, और 4 से फिर मिला 1। तो ये जो फलन है ये आपका GOF है, ठीक है। क्या यहां FOG बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता। ये आपका आंसर है, इसमें आपको चिंता की कोई बात नहीं है, फाइनल आंसर। और ये चीज जरूर लिख देना कि GOF A से शुरुआत होकर C तक जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न यहां यह है कि क्या आप यहां पे FOG निकाल सकते हैं। FOG में क्या होगा, आप F में X की जगह GX रख देंगे। तो ऐसा संभव तभी होता, देख लीजिए मैं बता देता हूं फिर से। जैसे F एक समुच्चय A से लेकर B तक गया है, अगर G एक ऐसा समुच्चय है जो B से लेकर C तक गया है। अभी ध्यान से सुनिए, F B दे रहा है, B C को चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां से आप ये जो पहली चीज लिखी होती है प्रांत होता है, और ये होता है सहप्रांत। क्या होता है, सहप्रांत। तो F से F में आप A के मान रखोगे, आपको B के मानों में से कुछ मान मिलेंगे। वैसे ही ये G का प्रांत होगा, मतलब G में किसके मान रखे जाएंगे, B समुच्चय से उठाकर, और ये C का, ये इसका सहप्रांत होगा।
तो आप f में a से मान रखोगे, f आपको b के कुछ मानों में से कुछ मान देगा या b के अवयवों में से कुछ मान देगा। वही आप g को दोगे तो g आपको c निकाल के दे देगा, है ना। मतलब जो g की जरूरत थी वो सप्लाई कौन कर रहा था, f कर रहा था। लेकिन ये कब था, ये कहानी थी GOF में। परंतु अगर मैं FOG निकालूं तो सीधा सीधा ऐसे समझो कि जो F की जरूरत है वो C पूरी कर रहा है क्या। F की जरूरत C पूरी कब कर सकता है, या F की जरूरत B कब पूरी कर सकती है, या G कब पूरी कर सकता है। यहां से जो आ रहा है क्या वो F को दिया जा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये C आउटपुट दे रहा है और हमें चाहिए A। संभव नहीं। अगर C और A दोनों समुच्चय समान होते तो बात अलग होती, हम नहीं कह सकते ऐसा। तो मैं ये कह सकता हूं कि GOF संभव नहीं है। इस प्रकार प्रश्न यहां पर समाप्त होता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ा जाए। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मान लीजिए F, G तथा H R से R तक दिए गए फलन है, मतलब 3 फलन है F, G और H, और ये किस किस प्रकार से परिभाषित है, ये सारे के सारे फलन R से R में परिभाषित है, मतलब सारे वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। सारी वास्तविक संख्याओं को R से निरूपित किया जाता है। इसमें कुछ छूटा क्या, नहीं छूटा। सम्मिश्र संख्याएं छूट जाती है, उनको छोड़कर, मतलब सम्मिश्र संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं जिन्हें वास्तविक संख्याएं कहा जाता है उनको R से निरूपित करते हैं। तो F एक ऐसा फलन है जो R से शुरू होकर R तक जाएगा। G एक ऐसा फलन है जो R से शुरू होकर R तक जाएगा। और तीसरा H एक ऐसा फलन है जो R से शुरू होकर R तक जाएगा। ये 3 फलन हैं और आपको यहां पर 3 चीजें फटाफट दी गई है। मतलब सिद्ध करना है पहला भाग कि F प्लस G OH बराबर FOH प्लस GOH। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको 3 फलन दिए हैं और तीनों फलन में आपको संयोजन या संयोजक तीनों फलनों का बनाना है। FOG, FOH, FOX को हम संयोजक फलन कहते हैं। अब इसका मतलब ये कि पहले आप F और G फलन को जोड़ दीजिए, उसके बाद जहां जहां X है वहां वहां H रख दीजिए। दूसरे का मतलब ये कि पहले आप F फलन में X की जगह H रखिए और G फलन में X की जगह H रखिए, ये दोनों बराबर हैं। तो 1 बाय 1 मैं मान लेता हूं कि F का मतलब है Fx, F का मतलब क्या मान लेते हैं Fx, G का मतलब है Gx और H का मतलब है Hx। H का मतलब क्या है Hx। तो अगर मैं F प्लस GOH निकालता हूं, मैं पहली वाली चीज निकालता हूं जिसे आप LHS कह सकते हैं। हम क्या पहले निकालने जा रहे हैं, हम पहले निकालने जा रहे हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालते हैं कुछ ऐसे, F प्लस GOH का मतलब है आप पहले F और G को जोड़ दीजिए। मतलब आपने किसे जोड़ा, Fx को जोड़ा प्लस Gx को जोड़ा और उसके बाद उसमें आप लगाएंगे OHX। OHX का मतलब क्या है कि आप इन दोनों में जहां जहां X है वहां वहां क्या रख देंगे, HX रख देंगे। तो आपको कैसा मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। F में जहां जहां X है वहां वहां आप HX रखने वाले हैं, तो ये क्या मिलेगा, H के अंदर X, G में जहां जहां X है वहां पर भी आप HX रखने वाले हैं, तो G के अंदर भी X। ये कुछ इस प्रकार मिला। आइए RHS के बारे में बात करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिलने वाला है, देखते हैं क्या मिलता है। RHS है कि FOH प्लस GOH। अब इसका मतलब क्या है कि F में जहां जहां X है वहां वहां H रख दो। तो F में जहां जहां X है वहां वहां आपने H रख दिया, तो ये बना FOH मतलब F ऑफ HX। दूसरा G ऑफ HX,
क्या ये दोनों बराबर है? ये और ये दोनों बराबर तो है, ये और ये समीकरण, तो अपन कह सकते हैं कि 1 और 2 से ये दोनों बराबर है। क्या मैं कह सकता हूं कि 1 एवं 2 से मतलब समीकरण 1 और 2 ना, ये टॉपिक पॉइंट मत ले लेना, समीकरण 1 और 2 से बोल रहा हूं, ये और ये दोनों बराबर है। इसका मतलब FOGH GOH और ये बराबर आया है, मतलब पहला वाला भाग सिद्ध हो चुका है। दूसरे वाले भाग में ये बोला है कि आप पहले F और G का गुणा कर दीजिए। दूसरे वाले भाग में क्या बोला है? दूसरे वाले भाग में बोला है कि F और G का गुणा करने के बाद उसमें HX रखिए, ठीक है, या फिर F में पहले HX रखिए, G में HX रखिए और दोनों को गुणा कीजिए। तो अपन दोनों भाग को यही सिद्ध कर लेते हैं। अगर ये पहला भाग आपका क्लियर है तो मैं दूसरे वाले भाग की तरफ बढ़ूंगा। दूसरा वाला भाग कैसा? यहां पर गुणा हो जाएगा, ठीक है, यहां पर गुणा हो जाएगा, यहां पर गुणा हो जाएगा, यहां पर, और उसके बाद हम यहां पर भी गुणा करने की ठानेंगे। चलिए इस चीज को अपन फिर से कर लेंगे इतने से भाग को, लेकिन हाँ ये वाला भाग यहां पर सिद्ध हो चुका है। अब दूसरे वाले भाग में आपको क्या सिद्ध करना है कि पहले आप F और G को गुणा कर दीजिए, और अगर इन दोनों को गुणा करने के बाद उसमें H रखते हैं तो ये GOH के बराबर है। ये सेकंड वाला पार्ट है जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं अभी। तो अब ये कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं FOG साथ में उसमें OH निकालने की कोशिश करता हूं, मतलब पहले तो मैं FX को गुणा करता हूं उसमें GX का, और उसके बाद उसमें मैं HX रखने की कोशिश कर दूंगा। मतलब ये जो गुणा आ रहा है इसमें जहां जहां X है वहां वहां HX रख दो। तो यहां पर X है तो आपने लिखा F के अंदर X की जगह पर HX, यहां पर G तो G में H की जगह पर HX या X की जगह पर HX। इतना आया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं FOH गुणा GOH निकालने की कोशिश करता हूं तो FOH का मतलब क्या है? जहां जहां X है, मतलब जहां जहां पर X में F है वहां वहां HX रख दूं। FX था, इसमें X की जगह HX रख दो, गुणा जहां जहां G में X है वहां वहां HX रख दो। FOH का मतलब ये, GOH का मतलब ये दोनों बराबर। समीकरण 1 और समीकरण 2 से फिर से कह दो, F.GOH मतलब ये वाला एक्सप्रेशन समान है, इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे, जिसे लिखा जा सकता है FOH गुणा GOH। प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ। प्रश्न नंबर 2 पूरी तरह से समाप्त है। तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि GOF तथा FOG ज्ञात कीजिए यदि fx का मतलब मापांक x और gx का मतलब 5x - 2 है। देखिए हमें सबसे पहले जब भी हम फलन का संयोजन पढ़ते हैं तो संयोजन के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किस फलन को कहां से कहां परिभाषित किया जा रहा है। जैसे जब मैंने कहा था कि अगर मैं f को a से लेकर b तक जाने देता हूं तो g को b से लेकर c तक जाना होगा, तब जाके ये दोनों बराबर है, तो आप GOF निकाल सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए ये भी दोनों बराबर होते a और b, ये भी दोनों, तब मैं कह देता कि इस केस में मैं FOG भी निकाल सकता हूं। परंतु यहां पर ये चेक करना पड़ेगा कि ये किस तरह से अपने आप को शो करते हैं। देखो ये एक फलन है जो मापांक फलन है, जो दुनिया की सभी जगहों पर परिभाषित है, और ये भी फलन दुनिया की सभी जगहों पर परिभाषित है, लेकिन इसका जो प्रांत है वो 0 से अनंत है, इसका जो प्रांत है वो 0 से अनंत है, लेकिन ये अलग अलग x पर शो करते हैं। मैं बताता हूं कैसे। देखो सबसे पहले आप fx के बारे में बात करते हैं। fx है मापांक x। अब मापांक x को परिभाषित मैंने किया था, जिनको नहीं पता वो एक बार फिर से देख ले। मापांक x का मतलब x भी होता है और -x भी होता है। x कब होता है? जब जो यहां संख्या लिखी है वो धनात्मक है, तो अगर या ऋणात्मक है। अगर ये x 0 या 0 से बड़ा हो तो ठीक है,
अगर ये x 0 से छोटा हो तो ठीक है। इन दोनों केसेस में आप इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा अगर मैं gx के बारे में बात करता हूं कि gx को कैसे परिभाषित करोगे फिर, तो gx इस प्रकार है, मापांक 5x माइनस 2। अब कुछ नहीं करना, जो यहां लिखा है ना या तो उसके बराबर या उसके ऋणात्मक के बराबर, मतलब ये जो gx है वो इस प्रकार लिखा जाएगा, या तो ये 5x माइनस 2 है या फिर माइनस 5x माइनस 2 है। और ये 5x माइनस 2 कब होगा, तो 5x माइनस 2 तब होगा जब ये अंदर की संख्या धनात्मक रहेगी, मतलब 5x 2 से बड़ा रहेगा या x 2/5 से बड़ा रहेगा। इसको बराबर भी कह सकते हैं। जब x 2/5 से बड़ा रहेगा तब, और दूसरा ये कब, जब x 2/5 से छोटा रहेगा। मतलब यदि आपने 2/5 से बड़ा कोई संख्या डाला तो ये भाई साहब धनात्मक है, अगर उससे छोटा डाला तो ये भाई साहब ऋणात्मक है। यहां क्या है कि 0 से बड़ी संख्या डाली तो ये धनात्मक है, उससे छोटी डाली तो ऋणात्मक है। अब जैसे मान लीजिए आपने 1/5 डाला, तो 1/5 में ये तो धनात्मक है क्योंकि 1/5 धनात्मक है, तो ये भाई साहब धनात्मक है। लेकिन जब हमने 1/5 डाला तो ये भाई साहब ऋणात्मक हो गए। जब हमने 1 डाला तो 1 पर ये भी धनात्मक है क्योंकि x 2/5 से तो बड़ा ही है ना 1, ये भी धनात्मक है। तो किसी x के लिए ये धनात्मक हो रहा है, किसी के लिए ऋणात्मक हो रहा है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि किस x के लिए ये दोनों धनात्मक है, किस x के लिए ये दोनों ऋणात्मक है, हम कहां कब क्या प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कुछ नहीं करना, आपको एक संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा पर कौन कौन से बिंदु बनाने हैं, एक तो बिंदु ये जहां पर fx अपने आप को बदल रहा है, मतलब 0, fx 0 के पहले कुछ और है, 0 के बाद कुछ और है। और दूसरा 2/5 पर gx कुछ और है, और gx मतलब gx कभी धनात्मक है कभी ऋणात्मक है, और ये 2/5 के पहले और 2/5 के बाद की कहानी है। तो मैंने इस प्रश्न के लिए सबसे पहले संख्या रेखा बनाई, और संख्या रेखा बनाते ही मैं सोचूंगा कि अगर ये एक x अक्ष है, जिसे मैं कह देता हूं कि ये हमारा x अक्ष है। अब देखना क्या होगा x अक्ष के साथ। हमने दो बिंदु डिफाइन किए। पहला तो बिंदु ये है जिसे 0 कह सकते हैं, दूसरा बिंदु ये है जिसे आपने 2/5 कह दिया। 0 से बड़ा ही होगा 2/5, हाँ है ना। अब देखो 0 के पहले जितने भी बिंदु हैं इधर, मतलब 0 के पहले की अगर मैं बात करता हूं तो 0 के पहले fx हमेशा धनात्मक है। ध्यान से सोचना, 0 के पहले fx को आप x लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं fx को, या 0 के पहले fx जो है वो ऋणात्मक है, 0 के पहले fx माइनस x लिखा जा रहा है, तो मैंने इसे माइनस x लिख दिया कि अगर मैं 0 के पहले बात करूंगा तो ये माइनस x की तरह देखा जाएगा। जब मैं 0 के बाद बात करूं तो 0 के बाद fx हमेशा धनात्मक संख्या है, चाहे 0 ले लो, तो 0 के बाद ही अगर हमेशा धनात्मक है तो मैंने कहा कि 0 के बाद fx को मैं सीधा सीधा x लिख सकता हूं। अब मैं gx पर गया, तो gx पर गया, gx 2/5 के पहले धनात्मक है, 2/5 के बाद ऋणात्मक है। तो अगर gx के बारे में बात करें तो gx 2/5 के पहले धनात्मक है, 2/5 के बाद ऋणात्मक है। तो मैं gx को यहां लिखने की कोशिश करूं कि ये 2/5 के पहले तो धनात्मक है, मतलब आप इसे 5x माइनस 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2/5 के पहले ऋणात्मक है, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये तो gx है, इसके पहले ऋणात्मक है, तो ये -5x माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे ही होगा, परंतु अब इसमें क्या लिखेंगे, 0 के पहले ये क्या होगा। तो देखिए जो 2/5 के पहले ऋणात्मक है वो 0 के पहले भी तो ऋणात्मक है, मतलब इसके बाद gx धनात्मक, इस बिंदु के बाद gx ऋणात्मक है, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ये यहां पर भी ऋणात्मक है वास्तव में। और वैसे ही fx जब 0 के बाद धनात्मक है तो वो 2/5 के बाद भी धनात्मक है, तो मैंने इसे लिख दिया कि x है। अब देखिए आपके पास कुल 3 अंतराल आए, 0 के पहले दोनों ऋणात्मक, 0 से 2/5 के बीच में ये धनात्मक ये ऋणात्मक, और 2/5 के बाद ये दोनों धनात्मक। तो मैं fx और gx को फिर से परिभाषित करता हूं।
मैं fx को इस प्रकार परिभाषित करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं fx को परिभाषित करता हूं कि ये तो पहले जब x 2/5 से बड़ा है या उसके बराबर है, या फिर x 0 से बड़ा या उसके बराबर है और 2/5 से छोटा है, या फिर x 0 से छोटा है। ध्यान से सुनना, 2/5 के बाद fx को x लिखा गया है, 2/5 और 0 के बीच में भी ये x है, लेकिन 0 से पहले ये ऋणात्मक है। उसी तरह मैं gx को भी डिफाइन करता हूं। gx को क्या लिखा जा सकता है, फिर से वही केस, एक तो x 2/5 से पहले हो या 2/5 के बाद हो, या फिर 0 से 2/5 के मध्य हो, या फिर 0 से छोटा हो। 2/5 के बाद ये 5x - 2 है, और 2/5 के पहले चाहे आप कुछ भी कर लो, ये -5x - 2 है, यहां पर भी और यहां पर भी। देख लो क्या ये बात सही। तो अब अगर इसे रीडिफाइन करना है या परिभाषित करना है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो मैं आपको बता रहा था कि इसे ऐसे ऐसे देखा जाता है। अगर हमें सीधा सीधा FOG निकालना है, क्या निकालना है कि अगर आपको GOF या FOG निकालना है, ठीक है, तो GOF का मतलब है जहां जहां G में x है वहां वहां आप fx लिख सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि अगर आप gx और fx दोनों को परिभाषित करने की कोशिश करें तो g और f दोनों, जैसे पहले वाले केस में f जो है वो वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। हमें पता है कि मापांक फलन पे कोई भी x रखो चलता है, इसका प्रांत r होता है और इसका परिसर 0 से लेकर अनंत होता है। वहीं पर g में भी सेम कहानी है, r 0 से लेकर अनंत, ऐसा कुछ। तो अगर आप इसे परिभाषित करना चाहते, चिंता की बात नहीं, सीधा सीधा जहां जहां g में f है, g का मतलब क्या था 5x, तो 5 मापांक x या fx माइनस 2, fx का मतलब तो मापांक x है तो 5 गुणा मापांक x - 2। इस प्रकार आपने इसे परिभाषित कर दिया। यहीं पर अगर आपको FOG निकालना होता तो FOG का मतलब क्या है, मापांक x की जगह gx लिख दो, और gx तो खुद अपने आप में मापांक है, तो बड़ा सा मापांक ये मिलेगा 5x - 2 का मापांक। और एक छोटी सी बात ये होती है कि अगर a के मापांक का मापांक निकालते हो तो वो a का मापांक ही होता है। तो इस केस में आपको ये 5x - 2 का ही मापांक मिलेगा और कुछ नहीं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे चाहो तो फिर से परिभाषित कर दो कि x जब 0 से बड़ा होगा तो ये 5x - 2 होगा, 0 से छोटा होगा तो -5x - 2 होगा। ये करने की आवश्यकता है या नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। दूसरे वाले प्रश्न में, मतलब प्रश्न नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या मिल रहा है, सेकंड पार्ट में आपको मिल रहा है यहां से fx जो है वो 8x है या 8x की घात 3 है, और gx x की घात 1/3 है। दोनों फलन x की घात 3 या x की घात 1/3 सारी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में रिडिफाइन या परिभाषित होते हैं। अपन इसे देख चुके हैं, है ना। मतलब ये याद रखना है आपको कि x की घात 3 हो या 1/3 हो, ये समस्त वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में परिभाषित होते हैं। अगर मुझे FOG निकालना है, मतलब आपने क्या किया, जहां जहां पर fx में x है उसकी जगह gx रख दिया। इसका मतलब तो यही है। अब ये रखने से आपको ये पता चला कि f में तो 8, x की घात 3 है तो x की जगह क्या रख दिया, gx, मतलब gx की घात 3, और ये हो जाएगा 8, gx का मतलब x की घात 1/3, उसकी घात 3, घात 3 से घात 3 कटे, यहां से मिलता है 8x, है ना। क्या मिलता है, 8x। और यहीं पर अगर मैं GOF निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या मिलेगा, GOF में जहां जहां G के अंदर x है वहां वहां fx रख दिया जाए। मतलब यह फलन कुछ ऐसा बनेगा, fx की घात 1/3, और fx तो कितना है, fx तो है सर
8x की घात 3 पूरे की घात 1/3। और अगर आपको याद हो तो ये 1/3 8 पर भी लगेगा और x पर भी लगेगा, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 8 की घात 1/3 और x की घात 1/3, या x की घात 3 की घात 1/3। और 8 की घात 1/3 का मतलब तो 2 है, और ये मिल जाएगा x, है ना सर जी। सिंपल सी बात है, 8 की घात 1/3 हमेशा 2 होता है ना, क्योंकि आप कैसे निकालते हैं, 8 को लिख सकते हैं ना 2 की घात 3, और अगर इसकी घात 1/3 करोगे तो इसका मतलब है 2 की घात 3 की घात 1/3, है ना, ये बच जाएगा सीधा सीधा 2। तो देखो ये 8x है और ये 2x है, दोनों चीजें अलग अलग है, FOG और GOF दोनों अलग अलग है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। प्रश्न नंबर 3 यहां समाप्त होता हुआ शुरुआत होती है चौथे प्रश्न की। यदि f 4x + 3 और 6x - 4, जहां पर x 2/3 नहीं है, क्योंकि 2/3 पर हर जो है वो शून्य हो जाएगा, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x जो कि 2/3 नहीं है उसके लिए FOFX x है, और इस केस में f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो देखो आगे बढ़ते हैं अपन। आपको यह बोला है कि एक fx नाम का फलन है जो कि दिया है 4x + 3 और 4x या 6x - 4, और आपको यह सिद्ध करना है, यहां पर x 2/3 नहीं है, इतनी सी बात है, x इज नॉट इक्वल टू 2/3। और आपको सिद्ध यह करना है कि चाहे आप f में fx रख दो, दैट मीन्स FOFX x है, तो आप मतलब यह सिद्ध करना है आपको कि ऐसा होना चाहिए, और फिर यह पूछा है कि f का प्रतिलोम क्या है। ठीक है, सो आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। चूंकि fx बराबर कितना दिया है, 4x + 3 6x - 4, तो 4x + 3 और 6x - 4। इसीलिए जहां जहां पर भी f में x है वहां वहां क्या रख दो, fx रख दो। फिर से यहां gx तो है नहीं, आपने फिर से fx रख दिया, तो ये क्या मिलेगा, 4fx + 3 और 6fx - 4। यही करना है, जहां जहां x है वहां वहां fx रख दिया। तो अगर मैं इसे ऐसा रखता हूं तो यहां से आगे बढ़ते समय अपने को क्या मिलता है कि ये जो चीज है वो वास्तव में क्या क्या मिलती जाएगी, ये मिलेगा 4, fx को फिर से रख दो, ये मिलेगा 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 + 3, भाग दे दिया जाए किससे, 6, 4x + 3 और 6x - 4 से, और यहां पर -4। अब इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो तो क्या मिलेगा, 4 गुणा 4x + 3 प्लस 3 गुणा 6x - 4, साथ ही साथ 6 गुणा 4x + 3, मतलब इसे सिंपल करना है बचपन वाली मेथड से जो आपने बचपने में पढ़ी है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करना होगा, मतलब सॉल्व भी करना होगा। तो ये मिलता है 4 चौक 16x + 12 + 18x - 12, और यहां पर 6 चौक 24x + 18 माइनस 6 चौक 24x माइनस प्लस 16, है ना। तो 16 और 12 34, 12 से 12 गए तो यहां पर बचा 34x, और यहां पर 24 और 24 गए, 12 और 16 फिर से 34, तो ये मिलता है x। हमको ये सिद्ध करना था, हमने कर दिया। तो अतः अपन लिख सकते हैं, अतः FOFX = x। ये हो चुका है, मतलब ये सिद्ध है। अब आपको पूछा है कि इस फलन का प्रतिलोम फलन क्या है, तो आप प्रतिलोम फलन निकालेंगे। अब प्रतिलोम फलन निकालने का तरीका मैंने जो बताया अपन उस पर बात कर लेते हैं। प्रतिलोम फलन
आप निकालने जाएंगे, मैं दो मेथड से प्रतिलोम फलन बताने, पहले वाली सिंपल है, मतलब पहले वाली जो नॉर्मल मेथड है उससे निकाल के बताते हैं। अपन निकालने जा रहे हैं fx बराबर 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 का प्रतिलोम। ऐसा यही है 4x प्लस 3 6x माइनस 4, जहां पर x जो है वो 2/3 के बराबर नहीं है। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, हालांकि वो वैसे भी नहीं है, यहां पर आप मतलब ये चीज अंडरस्टूड आपस में होती है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन हर में लिखा है तो वो शून्य नहीं हो सकता। सबसे पहले प्रतिलोम फलन निकालने की विधि क्या है कि fx को y रख दीजिए। पहली स्टेप क्या है कि आप fx को y रख दीजिए कि माना fx बराबर y है, y बराबर fx है, तो हमने लिखा y बराबर fx, तो यहां से मिला y बराबर 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। अब क्या करो, y के रूप में x को लिखो। y के रूप में आपने x को लिखा तो क्या किया, इसे इधर गुणा कर दिया, तो 6x माइनस 4 में y का गुणा और यहां से बचा 4x प्लस 3। अगर मैं इसमें गुणा करता हूं तो ये तो मिलेगा 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। ये x वालों को इधर ले आओ तो ये बचेगा 6xy माइनस 4x बराबर 4y प्लस 3। अगर यहां से x को बाहर निकाला जाए तो मुझे मिलता है कुछ ऐसा, x बाहर 6x या 6y माइनस 4 बराबर 4y प्लस 3, और यहां से सवाल समाप्त होता हुआ x बराबर 4y प्लस 3 6x या 6y माइनस 4। इतना होने के बाद आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि y जहां जहां पर भी है, ध्यान रखना y की जगह लिख दो x और x की जगह लिख दो f का प्रतिलोम फलन। तो ये x की जगह तो लिखा गया f का प्रतिलोम फलन और इसकी जगह हुआ 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। अब इसे आप गौर से देखो और फलन को गौर से देखो, दोनों समान है। ऐसा कैसे हुआ कि दोनों समान आए, मतलब आ गया, ठीक है, अपन ने कैलकुलेशन किया तो अपन लिख सकते हैं इस केस में, अतः f का प्रतिलोम फलन वास्तव में fx के बराबर है, मतलब फलन fx खुद का ही प्रतिलोम है ना। एक तो स्टेप आपने यहां से देखने पर लिख दी कि ऐसा ऐसा होगा, कैलकुलेशन किया। अब दूसरा मेरा कहना मान लीजिए, दूसरा मेरा कहना क्यों मान लीजिए, दूसरा और सरल विधि है थोड़ी सी, जिसके लिए आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट कैसा लिखना पड़ेगा, नोट ऐसा लिखना पड़ेगा कि यदि f के अंदर f का प्रतिलोम x रखा जाता है तो यह सदैव x देता है। अगर ऐसा होगा तो f के अंदर f का प्रतिलोम x रखा जाता है तो यह सदैव x ही देता है। हां, ऐसा जरूरी नहीं है, यहां एक बात नोट कर लेना, ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि f के प्रतिलोम में अगर आप fx रखें तो ये x दे, ये आवश्यक नहीं है ना। इस नोट में अपन ये भी नोट कर लेते हैं एक और ये बात आपको आने वाले अध्याय में पता चलेगी, जिसे आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में डिस्कस करेंगे। तो इस नोट से मैं ये कह सकता हूं ना, चूंकि इस प्रश्न में जो प्रश्न दिया गया था, अपन ने f के अंदर fx रखा तो हमको x मिला। कैसे मिला, यहां से देखा कि f के अंदर जब मैंने fx रखा तो मुझे x मिला। तो क्या मैं इन दोनों की तुलना करके कह सकता हूं कि अतः इस केस में जब f में fx रखा या f में x की जगह पर fx रखा तो मुझे x मिला। इस केस को इससे तुलना कर मैं कह सकता हूं कि f का प्रतिलोम x fx के बराबर है, मतलब इस प्रश्न में फलन खुद का ही प्रतिलोम है, यह मेहनत करने की यहां आवश्यकता नहीं है। कौन सी, मतलब f का प्रतिलोम सीधा सीधा fx के बराबर है, लिख दो fx क्या था 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। तो यहां पर मैंने लिखा कि चूंकि ये 4x माइनस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4 तो वही खुद का प्रतिलोम है।
इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ये स्टेटमेंट याद रख लेते हैं तो। बाकी विधि अगर याद रखनी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न समाप्त। बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हो सकते हैं। तो जिस भी फलन का प्रतिलोम हो सकता है, ठीक है, आपको ये याद है वैसे कि जिस फलन का प्रतिलोम उपस्थित हो सकता है ऐसे फलन को हम व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। ठीक है, जिस फलन का प्रतिलोम उपस्थित होता है या प्रतिलोम निकाला जा सकता है, ठीक है, या प्रतिलोम उपस्थित होता है, ठीक है, या निकाला जा सकता हो, या प्रतिलोम का अस्तित्व होता है, ऐसा बोलो। प्रतिलोम का अस्तित्व होता है ऐसे फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते हैं, है ना। इस बात को याद रखना, अभी आने वाले बहुत से सवाल आते हैं। ऐसे फलन को क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय फलन होते कहलाते हैं। ठीक, और दूसरी बात यह है कि व्युत्क्रमणीय फलन एकेकी एवं आच्छादक होते हैं। क्या होते हैं? एकेकी एवं आच्छादक होते हैं। अब ये एकेकी आच्छादक क्या होते हैं इसके बारे में अपन प्रश्नावली 1.2 और उसके पहले का जो लेक्चर है उसमें डिस्कशन कर चुके हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। अब देखो, प्रश्न ये दिया है कि एक फलन है जो 1, 2, 3 और 4 से शुरू हुआ और 10 तक गया, और ये फलन कुछ इस प्रकार है कि 1 10 से जुड़ा, 2 10 से जुड़ा, 3 10 से जुड़ा और 4 10 से जुड़ा। इसका मतलब ये है कि चाहे आप फलन का 1 पर मान निकालो, मैं पहले प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि चाहे आप फलन का 1 पर मान निकालो, चाहे आप फलन का 2 पर मान निकालो, चाहे आप फलन का 3 पर मान निकालो, चाहे आप फलन का 4 पर मान निकालो, यह सदैव 10 के बराबर है। अब चूंकि यह सदैव 10 के बराबर है, इसका मतलब 1 से ज्यादा x पर फलन का मान समान आ रहा है। 1 पर, 2 पर, दोनों पर मान 10 आ रहा है, वो 3 पर और 4 पर भी आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि चूंकि फलन एकेकी नहीं है, यह फलन एकेकी नहीं है, बात खत्म। एकेकी कब होता है? जब 1x पर एक ही मान आए। अपन एकेकी फलन को डिस्कस कर चुके हैं। एकेकी फलन का मतलब है कि 1x पर एक ही मान आए या एक मान एक ही x पर आए, यह कहना सही है। एक मान एक ही x पर आए मतलब ये 10 अगर x बराबर 1 पर आ रहा है तो वो फिर 2, 3, 4 पर नहीं आना चाहिए था। अगर ये 2 पर मान होता तो ये 1, 3 और 4 पर नहीं हो सकता था, तो ये एकेकी होता। तो फलन एकेकी नहीं है, इसीलिए इसका प्रतिलोम नहीं हो सकता। ठीक, तो आंसर प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। सेकंड वाला सवाल क्या कह रहा है? 5, 6, 7, 8 से 1, 2, 3, 4 पे गया है, जहां 5 4 से जुड़ा है, 6 3 से जुड़ा है, 7 4 से और 8 2 से। कहो क्या ये फलन फिर से एकेकी हो सकता है क्या? बताओ फटाफट, क्या ये फलन एकेकी है? नहीं है। ये फलन आच्छादक भी नहीं। मैं दोनों कारण बताता हूं। देखो, 1 बाय 1 दोनों बताता हूं मैं। हालांकि दोनों में से कोई एक भी होगा तो फलन मतलब प्रतिलोम नहीं हो सकता। 5 और 7 दोनों पर फलन का मान 4 है, तो अगर इसे आप g नाम का फलन दे रहे हैं नाम, तो g वाले फलन में चाहे आप x का मान 5 रखो या x का मान 7 रखो, आपको यहां पर 4 मान मिलेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो g है वो फलन, या ये g जो है वो एकेकी फलन नहीं है। एक तरीका तो ये कि भाई साहब ये एकेकी नहीं है,
तो मैं इसे व्युत्क्रमणीय नहीं कह सकता, या ये कह दूं कि इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। सवाल यहीं पर समाप्त होता है। दूसरा कारण एक और कह सकता हूं, एवं। एवं क्या, मैं जी का परिसर निकालता हूं, ठीक है। जी का परिसर निकालने का मतलब क्या है कि जी के आपको क्या क्या मान मिल सकते हैं। ये जो है वो जी के परिसर के अवयव कहलाते हैं, दूसरे वाले जो अवयव होते हैं, है ना। तो देखो 4 3 और 4 2, मतलब आपको क्या क्या मान मिल सकते हैं। तो आपको 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है और 4 मिल सकता है ना। 2 3 और 4 मिल सकता है परिसर। और ये चीज क्या होती है, इसे अपन सहप्रांत कहते हैं, है ना। तो परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। यहां पर सहप्रांत क्या है, सहप्रांत है 1 2 3 और 4। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि परिसर सहप्रांत के बराबर है क्या, नहीं है। तो मैं यहां से यह भी लिख सकता हूं कि परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो फलन है इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यह फलन एकेकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। अगर परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है, इसका मतलब जी एक आच्छादक फलन नहीं है। अभी सुनना मेरी बात, देखो व्युत्क्रमणीय फलन एकेकी एवं आच्छादक होते हैं। जो फलन एकेकी है, आच्छादक है, वो व्युत्क्रमणीय है। जो एकेकी नहीं है, भले वो आच्छादक हो, व्युत्क्रमणीय नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया, अगर कोई फलन आच्छादक नहीं है तो भी वो व्युत्क्रमणीय नहीं हो सकता, भले वो एकेकी हो जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए। और ऐसा फलन जो एकेकी भी नहीं, आच्छादक भी नहीं है, वो सपने में भी एकेकी आच्छादक नहीं हो सकता, है ना। सो ऐसा कोई फलन जो एकेकी और आच्छादक नहीं, वो व्युत्क्रमणीय नहीं हो सकता। तो सीधी सीधी बात है, इसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। जब व्युत्क्रमणीय होगा तभी प्रतिलोम निकालोगे ना, तो यहां पर भी प्रतिलोम संभव नहीं है। या प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट, मतलब प्रश्न यहां पर दूसरा वाला जो पार्ट है या जी वाला पार्ट समाप्त होता है। बात करते हैं एच वाले पार्ट की। 2 3 4 5 और 7 9 11 13। 2 7 से जुड़ा है, 3 9 से जुड़ा है, 4 11 से और 5 13 से। यहां पर कोई ऐसा कुछ अवयव है जो कनेक्ट नहीं है। देखो 7 यहां आया है, यहां 9 आया है, यहां 11 आया है, यहां 13 आया है। दूसरा अवयव क्या एक से ज्यादा बार उपस्थित है? नहीं है। अगर एक से ज्यादा बार उपस्थित नहीं है तो फलन एकेकी है। उसके बाद ये जो है सहप्रांत को देखो बड़े गौर से। सहप्रांत को देखा तो 7 9 11 13, क्या ये चारों के चारों इनमें उपस्थित है? 7 9 11 13, मतलब ये बनाते हैं परिसर। तो परिसर में क्या आएगा? 7 9 11 13। सहप्रांत में 7 9 11 13, तो इस केस में परिसर और सहप्रांत समान रहेंगे तो फलन आच्छादक भी रहेगा। ऐसा फलन जो एकेकी है, आच्छादक है, ऐसे फलन को हम व्युत्क्रमणीय फलन कह सकते हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न को यही समाप्त करेंगे। तीसरा वाला जो प्रश्न है वो ऐसा है कि अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो देखो इसे hx अगर कहोगे तो यहां पर 7 सिर्फ एक बार आया है। मतलब अगर मैं h में 2 का मान निकालूं तो वो 7 है, ठीक है। h3 का मान निकालूं तो वो 9 है, h4 का मान निकालूं तो वो 11 है, और h5 का मान निकालूं तो वो 13 है। कोई भी ऐसा अवयव है जो एक से ज्यादा बार आ रहा है यहां पर 7 9 11 13 में नहीं। इसका मतलब f जो है वो या h जो है एक एकेकी फलन है। कौन सा फलन है? एक एकेकी फलन है। 1-1 फंक्शन अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। दूसरा, अगर मैं इसका सहप्रांत देखूं तो ये जो बाद वाला लिखा होता है ना कि h यहां से शुरू होकर यहां तक गया, ये तो प्रांत होता है। सहप्रांत क्या होता है? तो सहप्रांत 7 9 11 13। और अगर मैं यहां परिसर निकालने की कोशिश करूं तो परिसर कैसे आएगा?
परिसर कुछ इस प्रकार से आएगा। परिसर में हर क्रमित युग्म का, ये जो छोटा कोष्टक लगा होता है ना, ये क्रमित युग्म बनाता है। तो हर क्रमित युग्म का दूसरा अवयव 7, 9, 11 और 13, 7, 9 और 11, 13, इस तरह के फलन को, अब देखो यहां पर चूंकि सहप्रांत और परिसर बराबर है, ध्यान से देखो, चूंकि इस केस में सहप्रांत और परिसर बराबर है, और अगर सहप्रांत परिसर के बराबर है तो इसे आप कह सकते हैं कि इस केस में फलन आच्छादक भी है। और अगर ये फलन आच्छादक है तो मैं कह सकता हूं कि चूंकि फलन एक एक ही है, आच्छादक है, ऐसा फलन जो एक एक ही और आच्छादक दोनों रहे वही व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय फलन का प्रतिलोम संभव होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि h का व्युत्क्रम या प्रतिलोम संभव है। अच्छा, अगर आप बोले कि अगर इसका प्रतिलोम संभव है तो प्रतिलोम निकालो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो h का प्रतिलोम, जिसे h इनवर्स कहा जा सकता है। h का प्रतिलोम सिंपल है, कुछ नहीं करना, इन सभी को उल्टा कर दो, 2 7 को 7 2 कर दो, 3 9 को 9 3 कर दो, 4 11 को 11 4 कर दो, और 5 13 को 13 5 कर दो। यही इस फलन का प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, इन सभी को क्रमित युग्म को उल्टा कर दो। बस इस प्रकार ये प्रश्न यहां पर समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने समाप्त होता है। सिद्ध कीजिए कि f -1 से लेकर 1 से लेकर r तक, मतलब आप यहां पर x का मान -1 से 1 में कुछ भी रख सकते हो, और ये आपको जो मान दे सकता है वो कोई भी वास्तविक संख्या दे सकता है। fx x बटा x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एक एक ही है। फलन -1 से लेकर 1 और f का परिसर, ये कहानी अलग है, का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। और संकेत दिया है, ठीक है, कि इसे आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक एक ही कैसे बताएंगे इसे। हमने एक सवाल किया था कि यदि कोई प्रश्न ऐसे या कोई फलन ऐसे दिया हो तो इस फलन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले आपको फलन दिया है -1 से लेकर 1 तक, से लेकर r तक। अब इसको देखते ही आपके सामने दो चीजें याद आती है। पहला कि इसका प्रांत क्या होगा, तो जहां से कहानी शुरुआत होती है वो प्रांत होता है -1 से लेकर 1, और दूसरा इसका सह प्रांत क्या होगा, तो सह प्रांत इसका सारी वास्तविक संख्या है। और अगर मैं इसके fx के बारे में बात करता हूं तो फलन आपको ऐसे दिया है, fx बराबर x बटा x प्लस 2। अब इस केस को समझने की ऐसी कोशिश करो कि यहां जब ऊपर और नीचे ऐसे फलन दिए हो, दोनों x x हैं, तो आप पहले या नीचे वाले फलन से ऊपर वाले को विभाजित भी कर सकते हो, थोड़ा सरल हो जाएगा। या इसे मैं ऐसे कर दूं कि fx बराबर, अगर मैं ऊपर 2 जोड़ दूं और 2 घटा दूं तो किसी को फर्क तो पड़ेगा नहीं, फलन को भी नहीं पड़ेगा और आपको भी नहीं पड़ेगा। अब ये x प्लस 2 से x प्लस 2 गए, तो fx वास्तव में ऐसा हुआ 1 माइनस 2 बटा x प्लस 2। ये फलन डील करना काफी सिंपल है इस फलन के कंपैरिजन में, आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके फाइन, आई थिंक कोई इशू नहीं है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फलन एक एक ही है, क्योंकि दोनों आच्छादक और एक एक ही दोनों सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ये फलन एक एक ही है, तो अपन इस फलन को एक एक ही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। कैसे? बड़ा सिंपल तरीका है यार। आपको फलन कैसे दिया है, fx दिया है कुछ ऐसा, 1 माइनस 1 बटा x प्लस 2 या 2 बटा x प्लस 2। अब इस केस में आप क्या कीजिए, आप मान लीजिए कि 2x1 x2 है, माना 2x1 और x2 है जो कि फलन के प्रांत में उपस्थित है। प्रांत आपको अच्छा -1 से 1 दिया है तो अपन -1 से 1 ले लेते हैं। फलन का प्रांत -1 से 1 दिया है, प्रश्न में अपन ने लिखा भी है उसे। अब इन दोनों x के लिए दो ऐसे, मतलब इन दोनों x पर फलन का मान समान है, ऐसा आपने मान लिया।
ये आपने यहां पर माना है, फाइन है क्या? अच्छा, ये मानने के बाद fx1 का मतलब जहां जहां x है वहां वहां x1, fx2 का मतलब जहां जहां x है वहां x2। तो अपन इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 2 बराबर 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 2। 1 से 1 गया, ये 1 से 1 चला गया, बिल्कुल। यहां पर बचेगा -2 x1 प्लस 2 बराबर -2 x2 प्लस 2। ये दोनों फिर चले गए, कट गए। क्या बचता है? 1 बटा x1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 बटा x2 प्लस 2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से उधर किया तो यहां से आपको मिलता है x2 प्लस 2 बराबर x1 प्लस 2। 2 से 2 फिर चले गए, अंततः आपको x1 बराबर x2 मिलता है। अगर इसे सॉल्व करने के बाद सिर्फ x1 बराबर x2 मिल रहा हो तो यह फलन सदैव एक एक ही है। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि f एक एक ही फलन है। क्या है? एक ही फलन है, 1-1 फंक्शन। ठीक है, अगर ये एक ही फलन है, अब उसके बाद ये बोला है कि ये सिद्ध कर दिया। आपको आच्छादक सिद्ध करने का नहीं बोला था, अब आच्छादक सिद्ध नहीं करने का बोला। इसका मतलब ये कि ये जो फलन दिया है ना f -1 से लेकर 1 और यहां f का परिसर बोला है। f का परिसर कहने का मतलब है, अब यहां r नहीं लिख रहे हम लोग, r की जगह क्या लिख दिया? f का परिसर का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो आपको किसका प्रतिलोम ज्ञात करना है? एक फलन दिया है कुछ इस प्रकार, f -1 से लेकर 1 तक, और यह दिया है f का परिसर। अब यह लिखने की आवश्यकता क्यों है कि इसे f का परिसर लिखा जाए? अच्छा, हमें एक बात पता है ना कि जब भी कोई फलन ऐसे परिभाषित होता है और fx आपको ऐसा दिया है, आपको इसमें कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। fx बराबर x बटा 2 प्लस x। अब ये जब दिया जाता है तो ये तो प्रांत होता है और ये फलन का सह प्रांत होता है। इस केस में आपको ये, चूंकि ये वास्तव में होता है सह प्रांत, और सह प्रांत किसके बराबर दे दिया गया? f के परिसर के बराबर। तो इसका मतलब है कि सह प्रांत और परिसर बराबर हो गए। अगर सह प्रांत परिसर बराबर हो गए तो फलन आच्छादक दिया है, मतलब आपको पहले से दिया है कि सह प्रांत परिसर के बराबर है, और अगर सह प्रांत परिसर के बराबर है तो फलन आच्छादक है। अगर फलन आच्छादक है, पिछले पार्ट में आपने इसे एक एक ही कहा, तो ऐसा फलन जो एक एक ही और आच्छादक हो, हमारे लिए वो व्युत्क्रमणीय होता है। एक एक ही और आच्छादक को व्युत्क्रमणीय बोलते हैं, मतलब इस फलन का व्युत्क्रम हम लोग निकाल सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको इसको आच्छादक सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि सहप्रांत परिसर के बराबर है, प्रश्न में बोल दिया है। तो अब अपन डायरेक्ट इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। ठीक है, तो f का प्रतिलोम निकालने हम लोग जा रहे हैं कि इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन क्या होगा। तो क्या किया, माना y बराबर fx, पहली बात। तो आपने कहा इस केस में कि y बराबर fx अगर है तो y बराबर x बटा x प्लस 2, बिल्कुल बात सही। अब उसके बाद आप इसे सिंपल इस तरह कीजिए कि सिर्फ x बचे, सिर्फ x बचे, मतलब आपने इसको ऐसा लिखा कि y x प्लस 2 बराबर x। अब आप बोलोगे सर यहां सिर्फ x बच गया, नहीं, इधर भी ये वाले x को भी आजाद करना है। अगर इसे आजाद करना है तो आपको यहां पर तो y गुणा x प्लस 2y बराबर x दिखेगा, और आप इस y गुणा x को उधर ले जाइए तो आपको क्या दिखेगा, 2y बराबर x माइनस xy, बिल्कुल बात सही। या फिर यहां से 2y बराबर x को बाहर निकाला 1 माइनस y, या फिर 2y बटा 1 माइनस y बराबर x। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नोट कर लीजिए, जहां जहां y लिखा है उसकी जगह आप x लिख दीजिए और x की जगह f का प्रतिलोम लिख दीजिए, बस। तो अपन ने लिखा 2 गुणा x बटा 1 माइनस x बराबर f का प्रतिलोम x। फलन यहीं पर समाप्त होता है, आंसर यहीं पर समाप्त होता है। यह आपका प्रश्न था, आपने इसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया।
जो कि यहां पर दिया भी है, इनने एक लाइन में बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये संकेत के रूप में दिया था, हालांकि हमको इनके संकेत की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रश्न समाप्त। आई होप देयर इज नो इश्यू। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। fx बराबर 4x+3 r से लेकर r में परिभाषित एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी जब हम पहले इस टॉपिक को समझ रहे थे कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है या प्रतिलोम फलन क्या होता है। मैंने कहा था कि एक ऐसा फलन जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित हो और फलन एक रैखिक फलन हो, मतलब सरल रेखा को निरूपित करता हो। 4x+3 एक सरल रेखा है, बताता हूं कैसे, वो भी अपन बात करते हैं। ये सदैव व्युत्क्रमणीय होता है, मतलब ऐसे फलन का आप डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक एक ही आच्छादक है, सिद्ध कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। अब बोला है सिद्ध करना है तो करना ही है, लिख तो सकते नहीं कि हमको पहले से पता ही है, तो होता ही है। तो चलिए बात करते हैं हल की, आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। f जो है या fx नाम का एक फलन है जो कि 4x+3 है और फलन f r से r में परिभाषित किया है। मतलब इस फलन का दो चीजें, इतना देखने के बाद आप दो चीज लिखो। जो ये लिखा है ना f के बाद वो प्रांत है, तो आपने लिखा प्रांत इसका कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, मतलब प्रांत इसका समस्त वास्तविक संख्या है और इसे कहा जाता है सहप्रांत, कोडोमेन। अंग्रेजी में प्रांत को डोमेन और सहप्रांत को कोडोमेन कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालने जा रहे हैं यहां से कि क्या यह फलन एकेकी है। तो एकेकी के लिए क्या किया जाता है, दो x1 और x2 लिए जाते हैं। ठीक है, माना जाए कि x1 x2 नाम के दो फल x है जो फलन के प्रांत में स्थित है। अब यहां पर प्रांत क्या है, सारी वास्तविक संख्याएं, तो x1, x2 सारी वास्तविक संख्याएं। और साथ में आपने यह भी मान लिया एवं fx1 बराबर fx2। अब fx1 बराबर fx2 का मतलब क्या है, जहां जहां x है वहां वहां x1 लिख दो। तो 4x1+3 बराबर 4x2+3, तो 3 से 3 गए, 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 भी कट गए, x1 बराबर x2। और जैसे ही x1 बराबर x2 आया, मैंने कहा f एकेकी फलन है, बात खत्म। f एक एकेकी फलन है और एकेकी फलन होने से व्युत्क्रमणीय नहीं होता, साथ में आच्छादक भी होना चाहिए। तो अपन इसी को आच्छादक बनाने की कोशिश भी कर लेते हैं। आच्छादक कैसे होगा, देखो आच्छादक में क्या होगा। देखिए x, आपको 4x+3 के बारे में बात करनी है। आपको यह देखना है कि 4x+3 के क्या क्या मान आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि फलन जो है वो 4x+3 है। आप जो भी उसमें x के मान रखोगे उसके हिसाब से 4x+3 के जो मान आएंगे वही परिसर कहलाएंगे। तो आपको यह पता है कि चूंकि x कोई एक वास्तविक संख्या है, तो अगर किसी भी वास्तविक संख्या में 4 का गुणा करोगे तो वो 4 या वो वास्तविक संख्या ही रहेगी। जिस भी वास्तविक संख्या में या सारी वास्तविक संख्या का 4 में गुणा कर दोगे तो वो वास्तविक संख्या ही रहेगी। या संख्या रेखा को आपके सामने संख्या रेखी अनंत से लेकर अनंत तक, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक, अगर आप उसको 4 गुना खींच देंगे तो भी वही रहेगी, माइनस अनंत से अनंत तक। उसमें 3 जोड़ दोगे तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर इसमें मैं 3 जोड़ और दूं दोनों साइड तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। 3 जोड़ने के पीछे लॉजिक ऐसा है कि ये 4x+3 है। r का मतलब सारी वास्तविक संख्याएं। इधर आपने 3 जोड़ा, इधर 3 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। r का मतलब बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र में 3 बाल्टी पानी डालो, 3 टैंकर पानी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समुद्र का समुद्र ही रहेगा। तो 4x+3 सारी वास्तविक संख्याएं मान में दे सकता है और इसी को अपन प्रांत कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो मैं यहां से कह दूं कि f का परिसर कितना या fx का परिसर कितना। fx का परिसर सारी वास्तविक संख्याएं। और क्या ये परिसर सहप्रांत के बराबर है, बिल्कुल है। तो अपन कह सकते हैं ना कि चूंकि परिसर बराबर सहप्रांत है, चूंकि परिसर बराबर सहप्रांत है,
मैं कह सकता हूं कि इसीलिए फलन एक आच्छादक फलन है। क्या है? एक आच्छादक फलन है। और ऐसा फलन जो आच्छादक एवं एकेकी हो, यह फलन व्युत्क्रमणी भी होता है। मतलब इस फलन का प्रतिलोम आप निकाल सकते हैं। एकेकी भी है, आच्छादक भी है। चूंकि एफ एक एकेकी और आच्छादक फलन है, सीधा सीधा लिखना, चूंकि एफ एक्स जो कि 4x + 3 है, एक एकेकी एवं आच्छादक फलन है। इसीलिए इस फलन का व्युत्क्रम संभव है। इसीलिए fx एक प्रतिलोम फलन है। कैसा फलन है? प्रतिलोम फलन है। और अगर यह प्रतिलोम फलन है या प्रतिलोम फलन नहीं है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। प्रतिलोम तो निकलेगा। अब अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो हम इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और प्रतिलोम निकालने की विधि क्या है? तो सीधी सीधी बात है कि f का प्रतिलोम निकालने का तरीका तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले जो fx दिया है उसे लिख दो कि चूंकि fx बराबर 4x + 3, तो मैंने कहा 4x + 3, माना कि fx को आप y लिख सकते हैं। कितना? y। तो यहां से आपको मिल जाएगा y बराबर 4x + 3, और अगर x को आजाद करोगे तो ये मिलेगा y - 3 डिवाइड बराबर 4x, या फिर x बराबर y - 3/4। x को आजाद करने के बाद आप सीधा सीधा x को f का प्रतिलोम और y को x लिख दो। जहां जहां x लिखा है वहां पर f का प्रतिलोम, और जहां जहां y लिखा है वहां पर x। तो यह फलन बन जाता है f का प्रतिलोम x बराबर x - 3 डिवाइडेड बाय 4, और यही आपका फलन का प्रतिलोम है। इसे प्रतिलोम फलन कहते हैं। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी फलन में कि इस तरह का फलन एक रेखिक फलन होता है। नोट करके रख लो इस बात को हमेशा के लिए। यदि आपको y बराबर ax + b दिया हो, या फिर y बराबर mx + c दिया हो, यह सरल रेखा होती है। क्या होती है? इनको आप सरल रेखा कहते हैं। जहां पर चाहे ए बी के बारे में बात कर लो, m और c के बारे में बात कर लो, ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। अगर इस प्रकार से कोई चीज निरूपित है तो वह सरल रेखा होती है, और r से लेकर r में, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में, ये जो फलन है वो सदैव व्युत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? ये जो फलन है वो व्युत्क्रमणीय होता है हमेशा। ए फलन हमेशा एकेकी और आच्छादक रहेगा। इतनी सी बात है। प्रश्न समाप्त। चलिए प्रश्न नंबर 7 फिनिश। बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। ये क्या कहता है? हाँ, अब थोड़े से सीरियस मोड पे अपन कहानी शुरू कर रहे हैं। fx बराबर x का वर्ग + 4 द्वारा प्रदत्त फलन वास्तविक संख्याओं से या r प्लस से लेकर 4 + इंफिनिटी में दिया गया है, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स, जिसे आप f इनवर्स y बराबर y - 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां r प्लस का मतलब है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब ऋण को छोड़ने के बाद जितनी भी वास्तविक संख्याएं उन्हें ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। पहले 1 बाय 1 आपको पूरे सवाल को समझा देता हूं। एक शब्द यहां लिखा है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। ऋणोत्तर का मतलब है वास्तविक संख्याओं में से आप ऋण वास्तविक संख्याएं घटा दीजिए। तो इसका मतलब होता है 0 से लेकर अनंत तक की सारी वास्तविक संख्याएं, उसमें 0 आएगी और धनात्मक संख्याएं आएगी। इसे कहा जाता है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। और उसके बाद एक फलन परिभाषित कुछ इस प्रकार है। कहां से?
r प्लस से लेकर 4 से लेकर अनंत तक, और फलन दिया कैसा है, fx दिया है ऐसा, x का वर्ग प्लस 4। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह फलन व्युत्क्रमणीय है। अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो वो फलन एकेकी और आच्छादक होना चाहिए, एकेकी और आच्छादक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ कुछ छोटी छोटी चीज लिख लेते कि दिए गए फलन का प्रांत कितना है। प्रांत मतलब जहां से फलन शुरू होता है r प्लस, प्रांत का मतलब क्या है, r प्लस, और r प्लस का मतलब है शून्य से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या है, उसमें शून्य रहेगा, अनंत नहीं रहेगा। उसके बाद सहप्रांत कितना है, सहप्रांत ये संख्या सहप्रांत होती है जहां तक गया है, तो ये होता है 4 से लेकर अनंत तक। अब 1 बाय 1 सबसे पहले देखो, एक तो अपन चेक करते हैं कि क्या ये फलन एकेकी है। तो एकेकी का सिद्ध चेक करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है। आप दो ऐसे x1 x2 लीजिए जो फलन के प्रांत में उपस्थित है। आपने बोला माना ऐसे x1 और x2 है जो फलन के प्रांत में है। प्रांत मतलब शून्य से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या है, शून्य है अनंत नहीं है, x1 से लेकर x2 तक। इस कंडीशन में fx1 बराबर fx2 है। अगर x1 प्लस x2 ऐसा है तो fx1 का मतलब जहां जहां x है वहां वहां x1 लिख दो, तो यह आ जाएगा x1 का वर्ग प्लस 4, और यह आ जाएगा x2 का वर्ग प्लस 4। भाई साहब 4 से 4 गए, है ना, वो तो सिंपल सी बात है। x1 का वर्ग बराबर x2 का वर्ग, और यहां से दो चीज निकल कर आती है कि x1 बराबर प्लस माइनस x2, मतलब या तो ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। इससे दो चीजें, मतलब इससे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x1 बराबर x2 है, या फिर x1 बराबर माइनस x2 है। अब एक बात बताइए, क्या x1 बराबर माइनस x2 हो सकता है? हो सकता है, पर x1 x2 दो ऐसी संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत है, मतलब दोनों संख्याएं धनात्मक है या शून्य है। x1 और x2 दोनों या तो धनात्मक है या शून्य है। क्या दो धनात्मक संख्याएं आपस में एक दूसरे की ऋणात्मक हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। और अगर नहीं हो सकती तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यह असंभव है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं कि x1 कभी भी माइनस x2 नहीं हो सकता, क्योंकि x1 और x2 दो ऐसी संख्या है जो r प्लस में उपस्थित है, मतलब धनात्मक संख्या है। अगर इतना अपन ने बोला तो यह मामला तो रिजेक्ट हो गया, बचा सिर्फ कितना, x1 बराबर x2। और जैसे ही x1 बराबर x2 आया, मैंने कहा कि f जो है एक एकेकी फलन है। तो एकेकी फलन को सिद्ध करने में प्रांत की बड़ी भूमिका रहती है। अब इसका सहप्रांत देख लेते हैं। सहप्रांत तो अपन ने देखा, परिसर देख लेते हैं तो आच्छादक के बारे में पता चल जाए कि इसका परिसर कितना है। तो अपन आते हैं कि क्या यह फलन आच्छादक भी है। अब आप सबसे पहले यह सोचिए कि x के मान क्या है, मतलब फलन का प्रांत कितना है। प्रांत है शून्य से लेकर अनंत तक। अब शून्य से लेकर अनंत है, मतलब x के मान आप शून्य से लेकर अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं, जो आपका मन करे। तो इसका मतलब है कि fx में x का जो मान है वो शून्य से लेकर अनंत तक कुछ भी रखा जा सकता है, जो आपकी मर्जी है। आप शून्य रखेंगे चलेगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 10 रखेंगे, 50 रखेंगे, चलेगा। इन सभी केसेस में x का वर्ग सदैव 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 0, इट कैन बी इंफिनिटी। ये 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। और अगर ये 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, अब आपको फलन में क्या बोला है, आपको बोला है कि fx में x का वर्ग प्लस 4 है, तो आपने 4 जोड़ दिया। आपने क्या किया, सबदूत 4 जोड़ दिया। तो देखो x के वर्ग में 4 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा x का वर्ग प्लस 4। शून्य में 4 जोड़ोगे तो 4, और अनंत में 4 जोड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अनंत तो अनंत है।
4 जोड़ो, 4 हटा लो, 4 घटा लो, 4 का गुणा कर दो, ये अनंत ही रहता है। तो यहां से अब ये x का वर्ग प्लस 4 का मतलब है कि इस केस में x का वर्ग प्लस 4 हमारा fx था। इसका मान 4 से अनंत के बीच कुछ भी आ सकता है। सो मैं लिख सकता हूं कि fx जो है उसका मान 4 से अनंत के बीच कुछ भी आ सकता है, और वास्तव में इसे ही आप परिसर कहते हैं। परिसर कितना? 0 से लेकर या 4 से लेकर अनंत। और अगर गौर करोगे तो यही सहप्रांत के बराबर है, क्योंकि सहप्रांत भी 4 से लेकर अनंत दिया होता। ये रहा। अगर सहप्रांत 0 से अनंत दिया होता तो फलन आच्छादक नहीं होता, लेकिन चूंकि परिसर सहप्रांत के बराबर है, f आच्छादक है। बस अब f चूंकि आच्छादक और एके की है, अतः लिख सकते हो कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अतः f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। मतलब इसका इन्वर्स दुनिया में उपस्थित हो सकता है। दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल इन दिस केस, है ना। अच्छा, अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं या एक व्युत्क्रमणीय फलन है, जो आप समझो, तो गौर से देखो। अब आपको निकालना है फलन f का प्रतिलोम। और इसके लिए आपको क्या करना होगा उस पर भी विचार करना है। देखो गौर से, आपको fx कैसा दिया? fx दिया है x का वर्ग प्लस 4। चूंकि fx बराबर x का वर्ग प्लस 4, जहां पर x के जो मान है, ध्यान से सुनना, x के मान आप 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी रख सकते हो, यही x का मान होता है। और उस केस में fx का जो मान है वो 4 से लेकर अनंत तक आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 से लेकर अनंत तक आपको ये मान मिलेगा fx के। अब आपने सबसे पहले प्रांत या प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हो? आप मान लेते हो कि माना fx जो है वो y के बराबर है। fx किसके बराबर है? y के। तो आपको मिलता है y का वर्ग बराबर x का वर्ग, या y का वर्ग नहीं, y बराबर x का वर्ग प्लस 4। अब इस केस में क्या पता चलता है कि इस केस में साथ साथ एक बात और चलती जाएगी। ये चलती जा रही है कि x जो है वो 0 से अनंत तक है और y जो है वो 4 से अनंत तक है। आप जो भी x का मान रखो जो 0 और अनंत के बीच में है, तो y का मान 4 और अनंत के बीच में कुछ ना कुछ मिलेगा। अब आपने क्या किया? 4 को इधर ले आए, तो ये बचा y माइनस 4 बराबर x का वर्ग, या फिर प्लस माइनस y माइनस 4 बराबर x। वर्गमूल करने पर प्लस माइनस आया, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हमेशा चलती आ रही है कि x 0 से अनंत तक है और y 4 से लेकर अनंत तक है। यहां पर भी यही बात आएगी कि x 0 से अनंत तक है और y 4 से लेकर अनंत तक है। अब जब ऐसा आपको दिखा तो गौर से देखो कि x जब 0 से अनंत तक है, मींस ये पॉजिटिव है। ये 0 भी हो सकता है, पर क्या ये कभी कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो सकता है? क्या ये ऋणात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर ऋणात्मक नहीं हो सकता तो प्लस माइनस में माइनस का क्या काम? अगर माइनस का कोई काम नहीं है तो मैं यहां से इसे ऐसा लिख सकता हूं फाइनली कि सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे सर, ऋणात्मक का कोई मतलब नहीं है, धनात्मक ले लो। ये x है। फिर भी हमने उस बात को दिमाग में रखा है कि x जो है वो 0 से अनंत तक है। मैंने कहा था ना कि ये चीजें काम देती है लास्ट तक। आपको ये बात ध्यान रखना है कि कहां से चीजें शुरू हुई है और कहां तक गई है, बिना उनके मजा नहीं आता। अब क्या इसका आपको निकालना पड़ेगा कि हम ऐसे केसेस में प्रतिलोम फलन कैसे परिभाषित करें। तो प्रतिलोम परिभाषित करने का तरीका क्या है कि जहां पर x है उसकी जगह f का प्रतिलोम x लिख दो, और जहां पर y है उसकी जगह x लिख दो। तो x की जगह आपने लिखा कि f का प्रतिलोम x, कहां से? x माइनस 4, और x की जगह पर आपने f का प्रतिलोम लिखा है, तो यहां से मिल जाएगा कि f का जो प्रतिलोम x है वो वास्तव में 0 से लेकर अनंत तक जाएगा,
और y की जगह आपने x लिखा है जो कि हो जाएगा 4 से लेकर अनंत तक। बस इस प्रकार है। तो ये फलन की शुरुआत होगी 4 से अनंत, जाएगा 0 से अनंत तक। आपको यही प्रश्न में बोला है, चेक कर सकते हैं। बस प्रश्न के उत्तर में ये बोला है कि f का प्रतिलोम y बराबर y माइनस 4। इनने कुछ नहीं किया, जहां अपन x लिख रहे हैं उसकी जगह y लिखा है। अब देखो प्रश्न में किसी फलन में x की जगह t लिखो, y लिखो, p लिखो, x लिखो, डेल्टा लिखो, फर्क नहीं पड़ता। यहां ये अचर है, वहां y अचर है। बस इतना करने के बाद इस x को आप t लिख दोगे, फर्क नहीं पड़ेगा, p लिख दोगे, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। विच इज लाइक द सेम एज द प्रीवियस, मतलब ऐसा ही है जैसा पुराना है लेकिन कुछ अलग भी है। fx बराबर 9x का वर्ग प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन r प्लस से लेकर माइनस 5 से अनंत पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, पहली बात। और उसके बाद f का प्रतिलोम जो कि y के रूप में x के रूप में नहीं है, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कुछ नहीं, हम इसे x के रूप में लिखे, y के रूप में लिखे, परेशानी नहीं है, इसे ऐसा सिद्ध करना है, बात यहां तक है। लेकिन इस फलन को हम कैसे व्युत्क्रमणीय सिद्ध करेंगे, यहां से मेन मुद्दा है। तो देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में एक बात कही थी कि जब भी ऐसा कोई फलन हो जो द्विघातीय फलन हो, तो अगर आप पूर्ण वर्ग बना सकते हैं तो वो बना लीजिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अगर बना सकते हैं तो यहां बनाया जा सकता है, पर पहले सवाल को समझते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया गया है। आपको जो जो दिया गया है, अगर आप उन सभी को लिस्ट करो तो पहली बात, आपको एक फलन दिया है जो r प्लस से शुरू होकर -5 से अनंत तक जाता है, और r प्लस अभी भी वही है जो पहले वाले सवाल में था। साथ ही साथ fx ऐसा एक फलन है जो कि लिखा है 9x का वर्ग प्लस 6x माइनस 5। अब इतना देखने के बाद आप यहां से दो चीजें फटाफट लिख दीजिए। इस परिभाषा से हम क्या दो चीजें निकालते हैं, प्रांत और सहप्रांत। तो प्रांत कितना, प्रांत है r प्लस का मतलब 0 से लेकर अनंत तक की सारी वास्तविक संख्या है। सहप्रांत का मतलब -5 से अनंत। देखो, अगर ये सहप्रांत है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप फलन को, चूंकि इस फलन को भी द्विघातीय सिद्ध करने में समस्या नहीं है, इस फलन को एक एक की डायरेक्टली सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा काम एक सिंपल तरीके से हो सकता है तो हम क्यों किसी लंबे तरीके पर जाएं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप इसका परिसर भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन एक अगर पूर्ण वर्ग बना लोगे थोड़ा ईजी रहेगा परिसर निकालना। तो सबसे पहले fx जो दिया है उसे ऐसा लिख लो कि ये जो fx दिया है वो कुछ इस प्रकार दिया है, fx बराबर 9x का वर्ग प्लस 6x माइनस 5। अगर ऐसा लिखे तो मैं इसे पूर्ण वर्ग के रूप में ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये fx जो है, ये 9x को लिख सकते हैं 3x पूरे का वर्ग प्लस 2 गुणा 3x, ये तो हो गए 6। अब आपने a प्लस बी के वर्ग का सूत्र पढ़ा होगा, उस सूत्र के हिसाब से अगर ऐसा दिया जाए कि a का वर्ग हो साथ में 2ab हो, तो a का वर्ग मतलब 3x का वर्ग, 2a का मतलब 3x, तो ये दोनों मिला के 6x हो गए, 3 दूनी 6 हो गए। तो यहां पर b की जगह 1 लिया जा सकता है, तो 1 लोगे तो 1 का वर्ग जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा, -5, क्योंकि प्लस बी का वर्ग मिलने से ही ये a प्लस बी का वर्ग बनता है। तो यहां से यहां तक पहले वाले भाग में, पहले 3 जो पद हैं उनको मिलाकर ये बन जाएगा 3x प्लस 1 का वर्ग -6, इतना सा। अब इस फलन को आप सीधा सीधा यहां से इसका परिसर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना कैसे, यह फलन है, इसे ध्यान रखना कि आपका जो फलन था आपने उसे किसी दूसरे तरीके से सिद्ध कर दिया है। आप इसे समीकरण 1 बोल सकते हैं। अब देखो, इसका प्रांत यही या परिसर यही निकाल दूं, अच्छा तक बन जाएगा अगर परिसर आ जाएगा तो। चूंकि ध्यान से सुनना, x 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है,
0 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसमें 3 का गुणा करोगे तो भी ये 0 से अनंत तक ही रहेगा। अगर आप इसमें 3 का गुणा करोगे तो भी ये 0 से अनंत तक रहेगा। 3 में 0 का गुणा किया 0, अनंत में 3 का गुणा किया अनंत। अगर 1 जोड़ दोगे तो ये 1 प्लस 1 से लेकर अनंत तक हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर आप 3x प्लस 1 करोगे तो ये 0 से लेकर 0 की जगह 1 से लेकर अनंत हो जाएगा। मतलब ऐसा कि यहां भी 1 जोड़ दो, यहां भी 1 जोड़ दो। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, अनंत में 1 जोड़ोगे तो अनंत। वर्ग करोगे तो भी 1 से लेकर अनंत। अगर कोई संख्या 1 से लेकर अनंत है, उसका वर्ग करने पर भी वो 1 से लेकर अनंत ही रहेगा। तो 3x प्लस 1 का वर्ग अगेन 1 से लेकर अनंत है। अब अगर इसमें -6 करोगे तो -6 करने से क्या मिलेगा? -6 करने से मिलेगा 3x प्लस 1 पूरे का वर्ग -6। यहां पर भी -6, यहां पर भी -6। 1 में -6 करोगे तो क्या मिलेगा? -5। अनंत में -6 करोगे तो अनंत में से 6 कम होने से कुछ नहीं होता। मतलब इसका मान सदैव -5 से अनंत के बीच में रहेगा। और ऐसा होने से यही जो है वो fx है। 3x का वर्ग -6 या 3x का वर्ग, आपने यहां से ये निकाला है कि 3x प्लस 1 का वर्ग -6 -5 से लेकर अनंत तक जाता है। यह आपने चेक कर लिया है, बिल्कुल चेक कर लिया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब ये fx है, यही तो fx था 3x का वर्ग -1। मतलब fx के जो मान है वो क्या क्या आएंगे? तो fx का मान कुछ इस प्रकार रहेगा कि ये -5 से लेकर अनंत आएगा और यही fx का परिसर है। तो fx का परिसर यही है -5 से लेकर अनंत, और यह सहप्रांत के बराबर भी है क्योंकि यही -5 से लेकर अनंत सहप्रांत है। तो यह सहप्रांत के बराबर है। अगर सहप्रांत के बराबर है तब आप कह सकते हैं कि f एक आच्छादक फलन है। कौन सा? आच्छादक फलन है। अब ये फलन आच्छादक तो एक एक ही अपन ने अभी सिद्ध नहीं किया। एक एक ही कैसे करेंगे? तो एक एक ही करने के लिए दूसरी विधि, मतलब वही विधि, एक एक ही कैसे सिद्ध करेंगे? तो एक एक ही के लिए आप मान लीजिए कि माना हमारे पास x1 और x2 नाम के दो संख्या है जो कि 0 से अनंत तक है। 0 से अनंत तक क्यों? क्योंकि फलन के प्रांत से हम x1 और x2 नाम की दो संख्याएं लेते हैं। अब अगर x1 और x2 फलन के प्रांत में उपस्थित है तो प्रांत तो यहां है 0 से लेकर अनंत, और इन पर आप ये कह रहे हैं कि इस केस में fx1 बराबर fx2 होता है। अब आपको यह चेक करना है कि क्या ये x1 बराबर x2 पर होता है या कहीं और भी हो सकता है ना? तो अगर मैं x1 बराबर x2 पर चेक करूं तो fx1 का मतलब क्या है? 3x1 प्लस 1 का वर्ग -6 बराबर fx2 का मतलब 3x2 प्लस 1 का वर्ग -6। 6 से 6 गए, यहां से बचता है 3x1 प्लस 1 का वर्ग बराबर 3x2 प्लस 1 का वर्ग। ये बात भी ठीक है। 3x1 प्लस 1 का वर्ग बराबर 3x2 प्लस 1 का वर्ग। ये दोनों अगर दो संख्याओं के वर्ग कब बराबर होते हैं? जब पहली संख्या या तो दूसरे के बराबर हो या पहली संख्या का ऋणात्मक दूसरी संख्या के बराबर हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यही है कि a बराबर प्लस माइनस b हो सकता है, या तो दोनों बराबर या दोनों आपस में ऋणात्मक है। तो यहां से दो चीजें निकल कर आती है। क्या आता है कि 3x1 प्लस 1 बराबर 3x2 प्लस 1 हो, या फिर क्या 3x1 प्लस 1 बराबर -3x2 प्लस 1 हो, ऐसा कुछ। अब देखो 1 से 1 गया, उसके बाद 3x1 बराबर 3x2 बचेगा। यहां से तो बचेगा 3x1 बराबर 3x2, या फिर या क्या, यहां से मिलेगा 3x1 प्लस 1
बराबर -3x2 -1, माइनस को अंदर गुणा किया है। अब यहां से तो x1 बराबर x2 आया कि x1 जो है वो x2 के बराबर है, या फिर 3x1 प्लस x2 को यहां भेजो कि 3x1 यहां पर और साथ में 3x2 बराबर -2। अभी बहुत ध्यान से सुनिए, वो एक उधर गया तो -2 हुआ। x1 x2 दो धनात्मक संख्या है, दो धनात्मक संख्याओं का 3 में गुणा करने पर धनात्मक ही रहेगी, उनका योग करने पर कभी ऋणात्मक संख्या आएगी क्या? दो धनात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो आप यहां से ये लिख सकते हैं कि चूंकि x1 और x2 दोनों 0 से लेकर अनंत है, इसीलिए 3x1 प्लस 3x2 कभी भी -2 नहीं हो सकता। और अगर ये -2 नहीं हो सकता तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक केस बचता है, which will be x1 is equal to x2। और अगर x1 is equal to x2 है तो आप लिख सकते हैं कि फलन एक एक ही है, ठीक है ना, f एक एक ही है। अगर f एक एक ही है, साथ ही साथ आच्छादक है, तो क्या आप मुझे लिख सकते हैं इस केस में कि यह फलन एक एक ही और आच्छादक है? अगर यह फलन एक एक ही और आच्छादक है तो f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, बात खत्म। चूंकि f एकेकी एवं आच्छादक है, इसीलिए f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, और जो फलन व्युत्क्रमणीय होता है उसी का हम प्रतिलोम निकालते हैं। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? अब हम निकालने जा रहे हैं f का प्रतिलोम। अब ये कैसे निकालेंगे fx का प्रतिलोम? तो fx आपके सामने एक द्विघात समीकरण है, मतलब द्विघात बहुपद है, समीकरण नहीं, इसे बहुपद कहा जाए। fx कैसा दिया है? आपने सरल कर इसे ऐसा लिखा था, 3x प्लस 1 का वर्ग -6। जहां से आपके सामने दो चीजें हैं, इनको जरूर ध्यान रखना। अब इनको लास्ट तक लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको यह पता है कि इस केस में x जो है वो 0 से अनंत तक है, और fx का मान आपने जो निकाला, जिसे आप परिसर कहते हैं, वो -5 से अनंत तक आपने निकाला है ना। ये सहप्रांत परिसर के बराबर था, -5 से अनंत, और ये 0 से अनंत। इन दो चीजों को याद रखना। अब आपने क्या माना? इस केस में माना कि y बराबर fx है, पहले तो ऐसा लिख दिया। अगर y बराबर fx है तो y का मतलब 3x प्लस 1 का वर्ग -6, 6 को इधर लेकर आओ, ले आए, तो यहां से बचेगा y प्लस 6 बराबर 3x प्लस 1 का वर्ग। और अगर ये 3x प्लस 1 का वर्ग है, आपने वर्गमूल लिया तो आपके सामने दो चीजें मिलेगी, प्लस b और माइनस b। y प्लस 6 बराबर 3x प्लस 1 है ना। इस एक को यहां ले आइए माइनस के साथ, तो आपको यह मिलेगा प्लस और माइनस y प्लस 6 माइनस 1 बराबर, या पहले ना इसमें एक चीज यहीं पर अपन वेरीफाई कर लेते हैं। एक बात मुझे फटाफट बताइए, जो कि आपको शायद अब समझ में आ भी गई होगी कि x क्या है। x एक धनात्मक संख्या है या शून्य है, साफ साफ अपन बोल चुके हैं यहां पर। तो अगर x एक शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या है तो उसका 3 गुना करोगे और उसमें 1 जोड़ोगे तो ये हमेशा 1 से अनंत आएगी, है ना। तो 3x मतलब इसका ट्रिपल करो तो 0 का ट्रिपल करोगे तो 0, अनंत का ट्रिपल करोगे तो अनंत। और यहां से 3x प्लस 1 के बारे में अगर मैं बात कहता हूं तो ये 1 से लेकर अनंत तक है। कहां से कहां? 1 से लेकर अनंत। अब कोई संख्या अगर 1 से लेकर अनंत है मतलब इतना तो क्लियर है ना कि वो पॉजिटिव नंबर है, एक धनात्मक क्वांटिटी है। अगर धनात्मक क्वांटिटी है तो ये मतलब ये इसके बराबर। अब या तो ये प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा, प्लस का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, 1 से लेकर अनंत है।
अगर ये 1 से लेकर अनंत है मतलब ये पॉजिटिव तो है। अगर पॉजिटिव है तो अब मैं सीधा सीधा यहां से 3x प्लस 1 को, वो जो प्लस माइनस वाली चीज है उसमें से माइनस हटाकर सिर्फ ऐसा लिख सकता हूं। अब इसे उधर पहुंचा दिया, ठीक है, 1 को, तो आपको मिला 3x बराबर y का वर्गमूल, ऐसा कुछ, और 3 को भाग भी दे दिया, तो x बराबर वर्गमूल y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन एक छोटी सी बात है, इतना होने के बाद मैं आपसे कहता था कि इसे आप f का प्रतिलोम लिख दो और इसे x लिख दो, लेकिन सवाल में ऐसा बोला है कि आप इसे x मत लिखो, इसे y रहने दो। तो हमने, अगर ये y है तो ये y का एक फलन होगा, तो x को बोल दिया कि ये f का प्रतिलोम y है। क्या बोलोगे? ये f का प्रतिलोम y है, जो कि y प्लस 6 की तरह लिखा है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। देखो, जब आप क्या करते, जब आप y को लिखते थे x की तरह और x को लिखते थे f का प्रतिलोम x, तो ये आता f का प्रतिलोम x बराबर रूट x प्लस 6 माइनस 1/3। अब यहां x की जगह अगर y है तो फलन में y होना चाहिए, x थोड़ी ना होना चाहिए। इसीलिए अगर सिर्फ आप यहां पर y रखना चाहते हैं तो यहां पर आपको y लिखना पड़ेगा। तो f का प्रतिलोम y जैसा है आपको बोला गया सिद्ध करने का, वैसे आ चुका। प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ। आप जब पता इसको बहुत तरीके से तो हल कर लोगे, यहां वो प्लस माइनस वाला चिन्ह आएगा ना, उसको हटाने के लिए आपको इनकी मदद लेनी पड़ेगी कि x क्या है और x के होने के बाद इस चीज का नंबर या ये चीज किसके बराबर आ सकती है, क्या ये धनात्मक है, क्या ये ऋणात्मक है, इसका आपको सदैव ध्यान रखना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। आप इसे एक बार फिर से चाहें तो देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले फलन को एक एक ही बनाने की कोशिश की, आच्छादक बनाने की कोशिश की। पहले तो इसका पूर्ण या इसको एक पूर्ण वर्ग के रूप में बनाया, माइनस 6 आया। अब यह देखा कि 3x जो है वो, या x 0 से अनंत है तो 3x भी 0 से अनंत होगा। उसमें 1 जोड़ोगे तो 3x प्लस 1 से अनंत होगा, और 1 से अनंत तक की संख्या का वर्ग करो तो वो वर्ग भी 1 से अनंत होता है। और उसमें माइनस 6 करोगे तो यहां माइनस 6 किया तो माइनस 5 से लेकर अनंत। अब ये परिसर था, वास्तव में ये क्या था, ये परिसर आया है। परिसर सहप्रांत के बराबर है, ये मैंने यहां पर कह भी दिया, इसीलिए फलन आच्छादक है। एक एक की भी सिद्ध करना था, क्योंकि हमें व्युत्क्रमणीय फलन बताना है कि ये एक फलन व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय एक एक ही के साथ आच्छादक भी होना चाहिए। आच्छादक बताया, एक एक ही बताओ। x1 x2 0 से अनंत तक दो संख्याएं ली, जहां पर fx1 बराबर fx2 है, इसको ऐसे लिखा उसको ऐसे लिखा, सॉल्व किया, यहां से दो चीजें आई कि x1 बराबर x2 हो या फिर 3x1 प्लस 3x2 बराबर -2 हो। -2 नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्याओं में 3 का गुणा करोगे तो वो भी धनात्मक, जोड़ोगे तो वो भी धनात्मक, 0 तो नहीं आएगा। इसीलिए सिर्फ x1 बराबर x2। और इतना करने के बाद जब x1 बराबर x2 आया तो आपने कहा ये एक एक ही फलन है। अब चूंकि एक एक ही और आच्छादक है इसीलिए व्युत्क्रमणीय है। और उसके बाद प्रतिलोम निकालने गए, fx को y माना और यहां से x को आजाद करने के लिए चल पड़े। x को आजाद करने पर हमें ये मिला, प्लस माइनस वाले चिन्ह को अपन ने यहीं खत्म कर दिया कि x 0 से अनंत है तो 3x प्लस 1 से अनंत होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव का कोई काम नहीं है। और इस प्रकार आपका फलन बन चुका है, यहां पर मतलब समाप्त हो चुका प्रश्न। ध्यान रखना, छोटी छोटी सा बहुत सारी चीजें यार जो आपको यहां पर काम देगी और आप इनको सॉल्व भी करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। मान लीजिए प्रश्नावली 1.3 है, एनसीईआरटी आपकी है। मान लीजिए कि f x से लेकर y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब एक ऐसा फलन है जो व्युत्क्रमणीय है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। मतलब आपको यह बताना है कि इस फलन का जो प्रतिलोम है वो सदैव एक ही होगा। उसके बाद संकेत है कि कल्पना कीजिए कि दो प्रतिलोम फलन G1 तथा G2 है, तथा f जो है वो y के लिए FO_G1 बराबर FO_G2 i के बराबर है, तो f के एक एक के गुण का प्रयोग कीजिए, यही सिद्ध करना है। तो चलो जैसे जैसे बोला है अपन वैसे वैसे हल करते हैं। हल, ठीक है। आपको क्या दिया है उस पर विचार कीजिए। ये दिया है ना आपको कि f x से लेकर y तक एक व्युत्क्रमणीय फलन है।
अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो यहां से क्या आप मुझे बोल सकते हो कि अतः f एक एकेकी एवं आच्छादक फलन है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो उसका मतलब वही है कि फलन एकेकी भी है, साथ में आच्छादक भी है। इट शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। अब फलन एकेकी और आच्छादक दोनों है, ध्यान से सुनना। फलन एकेकी और आच्छादक है, बिल्कुल एकेकी आच्छादक है। जैसे ही आपने देखा कि फलन एकेकी आच्छादक है, आपको एक बात और भी पता है, चूंकि f के अंदर अगर f का प्रतिलोम रखा जाए तो वो सदैव x के बराबर आता है ना, x के बराबर आता है। जहां ये जो x है ना, जो x है वो इस केस में y से बिलोंग करता है, ये भी आपको पता है, अपन इसको देख चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो मान मिलेगा वो y से मिलेगा। अब दूसरी बात यहां ये है कि अगर मैं f की जगह f का प्रतिलोम रखता हूं तो x आता है। मान लीजिए फलन के दो व्युत्क्रम है, माना क्या माना fx के दो व्युत्क्रम है, के दो भिन्न व्युत्क्रम है, ऐसा बोल देता हूं, भिन्न व्युत्क्रम है या प्रतिलोम है, जो कहना चाहो। अब चूंकि आपको पता है कि इस फलन के दो भिन्न प्रतिलोम हैं, तो अपन ने कहा कि मान लीजिए और माना कि ये g1 और g2 है, माना ये यह g1x एवं g2x है, ऐसा बोल दो। मतलब इसके दो प्रतिलोम है, पहला g1 और दूसरा g2। तो अगर आप कहना चाहो कि अगर f के अंदर आप g1x रखो तो भी वो x के बराबर आएगा, है ना, f के अंदर f का प्रतिलोम रखने से। साथ ही साथ f के अंदर g2x रखो तो भी वो x के बराबर आएगा। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब है कि साफ साफ तौर पर ये दोनों बराबर है कि f में चाहे मैं g1x रखूं x की जगह पर, या f के अंदर मैं g2x रखूं x की जगह पर, ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर हैं, आपको पता है कि f एक एकेकी फलन है ना, ध्यान से सुनना। चूंकि fx एक एकेकी फलन है, और एकेकी फलन में क्या होता है कि यदि दो भिन्न मानों पर x का मान समान आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों मान भिन्न नहीं है, वो समान ही है। तो अगर ऐसा है तो यहां पर g1 और g2 पर fx का मान समान आ रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि g1 और g2 दोनों समान फलन है। आपने शुरू में क्या माना कि g1 और g2 दो भिन्न प्रतिलोम है, लेकिन f चूंकि एकेकी है तो आपको यह पता चला कि g1 g2 समान है। इसका मतलब फलन के दो भिन्न प्रतिलोम नहीं होंगे, फलन का हमेशा एक ही प्रतिलोम होगा। और यह अपन लिख सकते हैं अतः f का प्रतिलोम यूनिक है। यूनिक के लिए शब्द का प्रयोग किया, अद्वितीय, बिल्कुल सही है। अद्वितीय का मतलब है कि भाई साहब एक से ज्यादा प्रतिलोम नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक फलन है fx बराबर x का वर्ग, तो उसका प्रतिलोम आया x का वर्गमूल, है ना, तो वो फलन वही होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि x की घात 1/4 भी उसका प्रतिलोम हो जाएगा। एक फलन का एक ही व्युत्क्रम आएगा, ऐसा नहीं कि उसके 4 व्युत्क्रम हो जाएं। प्रश्न यहीं पर समाप्त है, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक एक ही गुण का प्रयोग करना था, ये बोला भी था, और हमने एक एक ही गुण का प्रयोग भी प्रश्न में किया, ठीक है। प्रश्न है कि f a b c से या 1 2 3 से a b c में कुछ इस प्रकार परिभाषित है कि 1 का मान a आता है, 2 पर मान b आता है और c पर मान या 3 पर मान c आता है। एक फलन है, इस पर विचार कीजिए, f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सरल है यार ये तो। पहला केस आपको दिया गया है f,
है ना। f कहां से कहां शुरू होता है, a और b दो समुच्चय मान लीजिए, जहां a का मतलब है 1 2 और 3, b का मतलब है a b c। यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, और ABC में यहां A है, यहां B है, यहां C है। 1 पर फलन का मान A आ रहा है जो कि आपने देखा, 2 पर फलन का मान B आ रहा है जो इस प्रकार है, और 3 पर फलन का मान C आ रहा है जो इस प्रकार है। अब आगे क्या है, आपको यह बोला है कि इस फलन का प्रतिलोम निकालिए। तो क्या यह फलन एक एक ही है? फोटो देखने से दिखा एक एक ही है। क्यों एक एक ही है? क्योंकि एक अवयव से, या यूं समझो कि यहां से B के हर अवयव पर सिर्फ एक एक तीर आया है, दो नहीं आए। आच्छादक है क्या? तो इसका परिसर निकाल लो। परिसर क्या है कि B के वो सारे अवयव जो कनेक्ट हुए हैं उन्हें परिसर कहा जाता है। तो A, B और C तीनों कनेक्ट हुए हैं। यहां पर A तो प्रांत है और B सह प्रांत है। B क्या है? सह प्रांत। क्या सह प्रांत परिसर के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। सह प्रांत के अंदर A 1 2 और 3 है, या A B और C है। क्या ABC के बराबर है? बिल्कुल बराबर है, दोनों बराबर है। तो सह प्रांत और परिसर भी बराबर है। अगर सह प्रांत परिसर बराबर है तो यह फलन आच्छादक भी है। क्या है? आच्छादक भी है। अब अगर यह फलन एक एक ही और आच्छादक है तो यह व्युत्क्रमणीय है। क्या है? व्युत्क्रमणीय है। और अगर यह व्युत्क्रमणीय है तो अपन f का व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे कि व्युत्क्रम शुरू होता है, अगर यह फलन a से b गया है तो व्युत्क्रम b से a जाएगा। कहां से? b से a जाएगा। और इसे निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। पहले b को लिख दो, बाद में a को लिख दो। यहां b और यहां a। अगर आपने पहले b को और a को लिखा तो यहां ABC, और यहां 1 2 3। A जुड़ा 1 से, 2 जुड़ा B से, B जुड़ा 2 से, और C जुड़ा 3 से। यह फलन का व्युत्क्रम है। अब आपको यह बोला है कि f का प्रतिलोम को, या f के प्रतिलोम का प्रतिलोम f है, यह बताइए। तो इसका फिर प्रतिलोम निकाल दो। f के प्रतिलोम का प्रतिलोम निकालने का मतलब क्या है? जो आपने सेकंड केस में करा उसका फिर से प्रतिलोम निकाल दो। तो ये अगर b से a गया है तो इसका प्रतिलोम फिर a से b जाएगा। मतलब ये एक ऐसा फलन है जो a से b जा रहा, और a से b जाएगा, मतलब यहां पर a रहेगा, यहां b रहेगा। a में क्या क्या अवयव? तो a में 1 2 3 और b में a b c। तो देखो उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। a 1 से जुड़ा था तो ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, और ये इससे जुड़ेगा। इसको देखकर और f को देखकर बताओ क्या दोनों समान है? देख लो क्या समान है कि नहीं। तो आई होप ये दोनों चीजें सेम है यार। वही a से b तक गया, ये भी a से b तक गया है। 1 a 2 b 3 c, 1 a 2 b और 3 c। तो अपन ने ये भी सिद्ध कर दिया। मतलब इतना बोलने पर आप बोल सकते हैं कि अतः अपन बोल सकते हैं कि इस केस में f का जो प्रतिलोम है, अगर उसका प्रतिलोम फिर से निकाला जाए तो वो f के बराबर होता है। और ये बात अगले प्रश्न में सिद्ध भी करनी है, प्रश्न नंबर 13 में। ये कुछ 12 में। मान लीजिए कि f x से लेकर y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम f है। मतलब f के प्रतिलोम का प्रतिलोम निकाले तो f है। आपको सिद्ध क्या करना है ये फिर से देख लो। क्या सिद्ध करना है कि f के प्रतिलोम का प्रतिलोम फिर से निकालो तो वो f आता है, ऐसा कुछ। तो ठीक है, एक बात बताइए, मान लीजिए कि g f का प्रतिलोम है। यह आपने माना। क्या आपने माना कि g जो है वो f का प्रतिलोम है। अगर g f का प्रतिलोम है, इसका मतलब साफ साफ है कि f के प्रतिलोम की जगह आप g लिख सकते हैं। x f प्रतिलोम x बराबर gx, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, आपको एक बात तो पता ही होगी, ठीक है। ये बात बहुत ही प्यारी थी
कि चूंकि f के अंदर अगर मैं f का प्रतिलोम लेता हूं तो मुझे x मिलता है सदैव। f में f का प्रतिलोम x मिलता है। अब चूंकि f का प्रतिलोम तो आपने g माना है, तो क्या लिख सकते हैं कि FOG बराबर x है। ऐसा लिखा चलेगा क्या? FOG बराबर x है। अच्छा, ऐसा लिखने से आपको एक बात और समझ में आ जाती होगी कि इसे तो अपन ऐसा लिखते ही है, साथ ही साथ विशेष केसों में कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर मैं f के प्रतिलोम के अंदर, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर मैं f के प्रतिलोम में उसका f निकालने या उसका x निकालने जाऊं, f के प्रतिलोम के मैं x की जगह f रखूंगा, f का प्रतिलोम OF निकालूं तो भी x आता है। दोनों चीजें सेम है। मतलब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो FOG लिखा है जिसे आप x लिख रहे हैं, वास्तव में इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि ये जो f है वो g का प्रतिलोम होना चाहिए। मतलब g का प्रतिलोम OG बराबर x। और अगर ध्यान दोगे तो f और g का प्रतिलोम दोनों बराबर है, तो तुलना करने पर अपन बोल सकते हैं कि ये बात तो है कि f बराबर g का प्रतिलोम, और g क्या है? f का प्रतिलोम। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना कि f बराबर f का प्रतिलोम बराबर f का प्रतिलोम g की जगह लिख दिया, बाकी उसका प्रतिलोम f के बराबर है। यह सिद्ध कर दिया, प्रश्न समाप्त। छोटे छोटे सवाल है यार, ये बहुत बड़े नहीं है वैसे। खैर, यदि f r से लेकर r fx बराबर 3 माइनस x की घात 3 की घात 1/3 है तो FOF ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहां पर क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है, 4 ऑप्शंस हैं। मतलब इस केस में आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न है। FOF किसके बराबर है? तो देखो कुछ नहीं करना, जहां जहां पर x में या फलन में fx में x लिखा है वहां वहां पर आप fx लिख दीजिए फिर से। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? fx, इस पूरे की घात 3 और फिर इसकी घात 1/3। अब fx की घात 3 अपन और कहीं से निकाल लाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, चारों में से एक उत्तर देना है। fx कैसा है? तो fx है 3 माइनस x की घात 3 पूरे की घात 1/3। अगर इसकी घात 3 करोगे तो इधर तो मिलेगा f की घात 3x, इधर करोगे तो क्या मिलेगा? 3 माइनस x की घात 3 पूरे की घात 1/3 फिर घात 3। तो भाई साहब 3 से 3 गए। यहां पर क्या बनता है? यहां पर बनता है कि f की घात 3x का मतलब है आपको सिर्फ 3 माइनस x की घात 3, ये दोनों आपस में काट के 1 बना देंगे, 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 3 माइनस x की घात 3 और ये x की 1/3। 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस, तो x की घात 3 की घात 1/3, ये तो सिर्फ x बचा। तो ऑप्शन नंबर 3, सिंपल सी बात। बढ़ते हैं आगे। ओके, मान लीजिए fx बराबर 4x बटा 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित फलन ऐसा है जो r माइनस 4/3 से r तक है। f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण या कुछ इस प्रकार दिया है, निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? मतलब आपको इस फलन का प्रतिलोम निकालना है और कुछ नहीं करना। अब यह प्रतिलोम निकालने की कला मैंने आपको बता दी है कि f जो है उसे ऐसा लिख दो कि ये fx अपना ऐसा है 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, और उसके बाद क्या करो? उसके बाद x की जगह y लिख दो, fx की जगह y लिख दो। अगर fx की जगह y लिखा जाए तो ये ऐसा माना जाए y बराबर 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। अभी x को आजाद करना है। हमने क्या माना? हमने y को लिखा है fx के बराबर या fx को लिखा है y के बराबर। अब x को आजाद करना है तो कैसे करेंगे? y गुणा 3x प्लस 4 बराबर 4x, या फिर यहां से मिला है 3xy प्लस 4y बराबर 4x। बात तो सही है। हमें x को आजाद करना है तो x को हम एक साइड ले गए, 4y बराबर 4x माइनस 3xy, या फिर 4y बराबर 4 बाहर निकालते हुए 3y और x। अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 4y भाग दे दीजिए 4 माइनस 3y से। अब
4y बटा 4 माइनस 3y ऐसा विकल्प नंबर, और ये जो है x, इसे आखिरी में क्या करना होता है, x को कन्वर्ट कर दीजिए f का प्रतिलोम से, और f के प्रतिलोम को प्रश्न में gy बोला है तो अपन gy बोल देते हैं। तो बस ये हुआ gy बराबर 4y बटा y माइनस 3 बटा y। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी मतलब सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सारे ऑप्शंस कंफ्यूजन वाले हैं, तो प्लीज ध्यान रखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस प्रश्न के साथ इस प्रश्नावली को भी समाप्त किया जाता है। प्रश्नावली की समाप्ति के साथ ये वीडियो लेक्चर भी समाप्त होता है, पर मैं आपको एक बात जाते जाते बता देता हूं। अगर आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर देख रहे हैं, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, www.magnetbrains.com टाइप कीजिए, और यहाँ पर आपको कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं हिंदी माध्यम दिखेगा। आपको उसमें क्लास 12 का चयन करना है। वहाँ पर आपको गणित विषय दिखेगा, इतिहास, गणित, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, सब कुछ दिखेगा। हमें सिर्फ गणित के चयन करना है और गणित की एनसीईआरटी किताब को यहाँ देख लेना है। जैसे ही हम एनसीईआरटी किताब को सिलेक्ट करेंगे, हमें गणित विषय में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी में वो दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सारे चैप्टरों के नाम दिखेंगे। जिस चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे उसका वीडियो आपके सामने, उसके सारे वीडियो आ जाएंगे, और जिस वीडियो पे क्लिक करेंगे उसके वो चलना शुरू हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। बस आपको ध्यान इतना सा रखना है कि 7वीं से लेकर 12वीं तक हम अपने सारे विद्यार्थियों को पूरी कक्षाएं पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं। किसी भी विद्यार्थी को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। बस इसी के साथ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए वीडियो और चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।